जब मेरी प्रांजल कामरा जी से मुलाकात हुई, इनके साथ डिस्कशंस इतनी थॉट प्रोवोकिंग होती हैं कि मुझे ऐसा लगा कि प्रांजल जी हमारी ऑडियंस को आके ना एक ऐसी इफेक्टिव मास्टर क्लास दे सकते हैं जिसमें आप लोग, मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये एक ही वीडियो के अंदर आप कंप्लीट स्टॉक मार्केट को जान सकते हैं। सर के साथ डिस्कशन होती है, इनके थॉट्स पता लगते हैं, इनके आइडियाज पता लगते हैं, इनकी रिसर्च पता लगती है। इनफैक्ट इनके कुछ अलग थॉट प्रोसेस चल रही होती है, मेरी कुछ अलग थॉट प्रोसेस चल रही होती है, और उसके बाद ऐसा लगता है कि यार इतना कुछ जानने को मिला मुझे जो मुझे पहले नहीं पता था। इनफैक्ट ऊपर हमारा बहुत झगड़ा भी हुआ अलग अलग ओपिनियंस को लेके। वो बड़ा एक हेल्दी डिस्कशन था, जिसे हम एक हेल्दी डिबेट कह सकते हैं। तो झगड़ा विल नॉट बी अ गुड वर्ड, लोगों को लगेगा कैसे झगड़ा हो गया। सो अब सर की अपनी अपनी रिसर्च है और कुछ चीजों के ऊपर मेरी अपनी एनालिसिस है। अब हम ये अपनी बता रहे हैं जो कि 100% राइट है, मैं अपनी बता रहा हूं जो मुझे लगता है कि बिल्कुल सही है, और हमें लगा उसके ऊपर हम एक डिबेट भी करने वाले हैं। तो आप लोग अगर कहेंगे तो हम एक डिबेट प्लान करेंगे जिसमें इनकी एनालिसिस और मेरी एनालिसिस हम दोनों बताएंगे, और आपको समझ आएगा कि एक ही स्टॉक को लेकर दो अलग अलग परसेप्शन भी हो सकते हैं। और मैं ना जैसे ही इनके सुंदर से घर में घुसा तो मैंने देखा कि एक दीवार पे 4 बंदूकें लटकी हुई हैं, तो मैंने ज्यादा झगड़ा इसलिए नहीं किया कि पता नहीं एक निकाल लें तो। कोई बात नहीं सर, वो शोपीस है, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती है हमें। हमारे पास हमारे थॉट्स नॉलेज ही काफी है जो आपसे मिल रही है। मैं उसी से घायल हो गया सर। ठीक कह रहे हो, ठीक कह रहे हो। सो फाइनली एज हमने बताया आप लोगों को कि हमने मिलकर एक मास्टर क्लास प्लान करी आप लोगों के लिए। डेफिनेटली ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट इंफॉर्मेशन जो आपको मिलने वाली है वो कमाल की होगी। मतलब इस मास्टर क्लास को प्लान करने के लिए मैं आपको जेन्युइनली बताता हूँ, सर की कल फ्लाइट थी, इन्होंने कहा मैं फ्लाइट कैंसिल कर देता हूँ, इन्होंने आज की रीशेड्यूल करी। अच्छा ये कहते हैं जी मैं तो वो आप बता रहे थे कि मैं हमेशा वाली फ्लाइट फ्री कैंसिलेशन की, मुझे कैंसिलेशन करना भी पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। सो ये स्पेशली इन्होंने एक दिन पूरा निकाला है इस मास्टर क्लास को प्लान करने के लिए, जो कि सच्चाई है। सर आप स्टॉक मार्केट के लिए मुझे हफ्ता रोक लो। सो आप सोचिए आप लोगों के लिए जो मेहनत की गई है, इन्होंने अपना पूरा दिन निकाला है, और हो सकता है 1 घंटे के अंदर अंदर आपको वो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो आप अपनी जिंदगी को जो 1 घंटा निकालने वाले हो ना, वो आपको सालों का एक्सपीरियंस एक वीडियो में देने वाले हैं। सो प्रांजल जी, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी प्लेजर दैट यू आर हियर। प्लेजर इज माइन सर, थैंक यू सर। एंड अब सर एवरीथिंग अबाउट स्टॉक मार्केट, एंड इट इज एक्चुअली अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जब हम बात करें एक वीडियो के अंदर स्टॉक मार्केट को समझाना जी, तो मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मेरे हिसाब से आपसे बेहतर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले सकता है। मैं कोशिश करूंगा सर, बहुत नर्वस हूं। मैंने इतना बड़ा वीडियो एक फ्लो में एक दिन में समझाने की कभी कोशिश की नहीं है, क्योंकि मुझे डर लगता था। अच्छा हुआ कि आपने मुझे मौका दिया, चैलेंज है, एक्सेप्ट किया है सर। देखते हैं। चैलेंजेस तो आपने एक्सेप्ट कर लिए, और मैं सच बता रहा हूं अभी इस वीडियो के अंदर मैं अपनी ऑडियंस जैसा बन जाऊंगा। मतलब मैं बिल्कुल आपके सामने इस तरीके से हूं कि जैसे वहां पर बैठा कोई बिगिनर स्टॉक मार्केट को समझना चाहता है ना, मैं बिल्कुल वैसे सीखूंगा आपसे भी, और मेरे क्वेश्चंस भी वही होंगे जो मेरी ऑडियंस के होते हैं। मैं ट्राई करूंगा जिससे लोगों की अंडरस्टैंडिंग और बेहतर हो। मेरा एक ही मोटिव है कि इस वीडियो से लोगों को इतना वैल्यू मिलना चाहिए ना, कि वो जो स्टॉक मार्केट का मतलब बहुत सारे जार्गन्स है मार्केट में, वो सब ब्रेक होके ना आज वो एक अंडरस्टैंडिंग वाले दौर पर निकल जाए। पूरी कोशिश करूंगा सर। सर सबसे पहले ना जब इन्वेस्टिंग की बात आती है तो क्योंकि ना ये ऐसी चीज है जो हमको कहीं भी पढ़ाई नहीं जाती, और जो थोड़ा बहुत सुनते हैं तो उल्टी चीजें ही सुनते हैं। डर लगता है, घर वालों ने कहा हुआ है कि ऐसा हुआ था, हर्षद मेहता की कहानी आ जाती है तो डर लगता है, और कहीं भी हमने बेसिक एजुकेशन ली नहीं है। तो सबसे पहला सवाल आता है ना सर कि मैं क्यों करूं इन्वेस्ट। मेरे पास पीएफ है, मेरे पास एनपीएफ है, मेरे पास एनपीएस है, मैं गोल्ड में इन्वेस्ट कर देता हूं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर देता हूं। 8-10% रिटर्न लाने के तरीके बहुत सारे हैं, और उन तरीकों के बारे में हम सुनते रहते हैं हमेशा। हमको बचपन से पता है गोल्ड के बारे में, पीएफ के बारे में, रियल एस्टेट के बारे में। तो इससे ना डर लगता है, कंफर्ट जोन के बाहर निकलने की बात होती है, आसानी से हमसे कंफर्ट जोन से निकला नहीं जाता। तो सबसे पहले अगर किसी को, मैं मानता हूं सर टीचर का पहला काम है सब्जेक्ट में इंटरेस्ट जगाना, बाकी तो स्टूडेंट खुद सब कर लेगा। तो मेरा काम यहां पे ये है सर कि मैं ये बता सकूं कि ये एक अच्छा ऑप्शन है, ये जैसा हम सुनते हैं वैसा नहीं है, इससे आपको बेटर रिटर्न्स मिल सकते हैं, और ये एक ऐसा ऑप्शन है जो आपको अवॉइड नहीं करना चाहिए। ये आज मेरा काम है सर, और मैं
कोशिश करूंगा उसको अलग तरीके से समझाऊं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सर कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, क्या रीजन है। अब देखिए हमने हमेशा जिन्होंने कॉमर्स की पढ़ाई की है, जनरली भी आजकल हम हमेशा आउटसोर्सिंग की बात करते हैं कि जो आपका कोर काम नहीं है वो किसी और को दे दो। अगर आपको जिस चीज का या तो शौक नहीं है वो किसी और को दे दो, खुद का माइंड फ्री रखो, फैमिली को टाइम दे सको। हम सब ये समझते हैं चीजों को आउटसोर्स करना। हम रोज सोचते हैं काश मेरे लिए कोई गाड़ी चलाने वाला होता, कोई खाने बनाने वाला होता, कोई घर साफ कर दे तो मैं पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान ले लूं। हम सब चाहते हैं कि हम ज्यादा फ्री रहें। तो और उसके लिए हम लोगों से काम करवाते रहते हैं जहां जहां पॉसिबल है। बस हम ना अपने पैसे से काम नहीं करवाते। पैसा मालिक के जैसे आराम से बैठा रहता है सर, और हम उसके लिए काम करते रहते हैं। तो जब हम हमेशा ढूंढ रहे हैं कि कोई हमारे लिए काम करे, तो हम जो पैसा हमारे अकाउंट में है उससे हमारे लिए काम क्यों नहीं करवा रहे। क्योंकि ना सर बहुत हम लोग पैसे के लिए काम कर रहे हैं, होना तो उल्टा चाहिए, पैसे हमारे लिए काम करें और हम आराम करें। वो बैंक में सो रहा है, हम घर में सोएंगे ना सर। तो स्टॉक मार्केट एक वो तरीका है जिससे आप अपने पैसे को सच में काम पे लगा सकते हो। और अगर पैसा काम पे लगाए तो बहुत सारे और काम के लिए आप लोगों को हायर कर सकते हो, क्योंकि आपका पैसा काम पे लगा है। तो स्टॉक मार्केट वो तरीका है जिससे पैसा काम पे लग सकता है। अब कितना काम पे लग सकता है और उसका रिजल्ट क्या हो सकता है, एक सिंपल सा डेटा है। यूएस में एक रिसर्च हुई जिसपे ये पता चला कि जब कोई आदमी रिटायर होता है तो उसकी नेट वर्थ जितनी भी है, रिटायरमेंट समय उसके पास अगर 1 करोड़ रुपए है, तो उसका 40% इस बात पे डिसाइड होता है कि उसने पैसे को इन्वेस्ट कैसे किया। अब सोचिए ये कितनी बड़ी बात है। यानी रिटायरमेंट के समय मेरे पास 60 लाख रुपीस हैं या 1 करोड़ रुपए हैं, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि मैंने इन्वेस्ट कैसे किया, ना कि मैंने काम कैसा किया, अपना जॉब कैसा किया। अब सोचिए मैं अपने जॉब में 35 साल में नौकरी करता हूं, 10 घंटे 12 घंटे स्ट्रेस लेता हूं, और उस नौकरी से मैं रिटायरमेंट के समय 60 लाख रुपए कमाता हूं फॉर एन एग्जाम्पल। अब वो 60 लाख पे मुझे 40 लाख एक्स्ट्रा मिल सकते हैं महीने के 1 घंटे देके। तो रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड ना, तो पैसिव इनकम पे, स्टॉक मार्केट पे जब पैसा काम कर रहा है उसमें से बहुत ज्यादा है। हम सब अपने जिंदगी के शुरू के 25 साल स्टूडेंट लाइफ इस पे लगाते हैं कि वो 60 लाख कैसे कमाने हैं, ये 40 लाख कैसे कमाने हैं ये कौन बताएगा। तो आज का वीडियो ना आपको वो 40 लाख कमाना, आप कमा सके, इसकी कोशिश की तरफ होगा सर। तो मुझे अभी तक ये समझ आया कि आपने जो वाई इन्वेस्टिंग है बड़ा सही क्लियर किया कि लोग खुद काम करते हैं पैसे के लिए, और अगर आप सो भी रहे हो तब भी आपके पास पैसा है, उसके बारे में लोग सोचते नहीं है। मतलब आप सोचिए आप रात में सो रहे हो और पैसा काम कर रहा है आपको पैसा कमाने के देने के लिए। और मुझे बड़ा अच्छा लगा आपने बोला हम गाड़ी चलाने के लिए किसी को रख लेते हैं, खाना बनाने के लिए रख लेते हैं, पैसा कमाने के लिए हमने क्या किया, उसके लिए किसे रखा। तो वो आज आप सीखने वाले हैं सर। आई एम वेरी एक्साइटेड नाउ। ये मुझे समझ आ गया कि इन्वेस्ट करना है। राइट। अब ना सर अपन एक बच्चे से शुरुआत करते हैं एकदम, क्योंकि आज हम बिगिनर से बात कर रहे हैं। तो एक 10 साल का बच्चा क्या सोचता है उसके बारे में बात करते हैं। कि हमेशा ना, अगर जैसे मैं जब किसी बर्थडे पार्टी में जाता था और मैं देखता था मेरे किसी दोस्त के पास ना एक अच्छी सी ट्रेन है या एक अच्छी सी गाड़ी है, तो ऐसा लगता था मेरे पास भी होती। हम सबको चाहिए ज्यादा चीजें, ये मेरे पास भी होता। हमको उस समय बचपन में थोड़ी ईर्ष्या होती है, जलन होती है, और तब ऐसा लगता है कि मेरे घर वाले भी अंबानी होते तो, टाटा होते तो, इंडस्ट्रियलिस्ट होते तो कितना आसान हो जाता। ये थॉट प्रोसेस ना थोड़ा बदलता है कॉलेज के बाद, जब एक मिडिल क्लास परिवार का बंदा ये देखता है कि कॉलेज महंगा है यार, मैं एजुकेशन लोन लूं क्या, और एजुकेशन लोन के बाद वो सोचता है तुरंत जॉब मिलना चाहिए, नहीं तो ईएमआई कैसे पटेगा। ये सबसे हम में से ज़्यादातर लोग, ज़्यादातर व्यूअर्स इस सब से गुजरते हैं, और हमेशा ये ख्याल आता है कि हमारे भी, अगर हम भी किसी इंडस्ट्रियलिस्ट घराने में पैदा होते तो ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होती। और इसके साथ ही हमको ये ख्याल आता है एज अ स्टूडेंट ना, हम सबके दिमाग में बहुत सारे एंटरप्रेन्योरल आइडियाज़ होते हैं, बहुत सारा ऐसा बिजनेस जो हम करना चाहते हैं। हमको भरोसा होता है कि अगर ना मेरे घर वालों के पास 50 लाख रुपए होते, 25 लाख रुपए होते, तो मैं ये बिजनेस कर पाता, फिर मैं टीम हायर कर पाता अच्छी, और मैं बिजनेस कर पाता। लेकिन मजबूरियां हो जाती है ना सर, होम लोन है, एजुकेशन लोन है, घर वालों को जल्दी सपोर्ट की जरूरत है, तो हम ना मेजरली 3 कारणों से बिजनेस करना चाहते हैं, कर नहीं पाते हैं। कैपिटल की कमी, टीम ना होना, एक्सपीरियंस ना होना, ये 3 कारण होते हैं कि हम बिजनेस कर नहीं पाते। और थोड़ा बहुत जो पैसा बचता है ना, थोड़ा कीड़ा तो होता है बिजनेस करने का। कभी किसी दूर के रिलेटिव को दे दिया पैसा कि तू कर ले, कब प्रॉफिट होगा ना तो मैं शेयर कर लूंगा। कभी किसी दोस्त को दे दिया, ज्यादातर वो पैसा ना डूब जाता है, वो वापस नहीं आता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो सोचो हम
एक अनप्रूवन दोस्त को पैसा दे देते हैं, वो डूब जाता है। दूर के रिलेटिव ने जिसने 5 बार लॉस किया उसको 6वीं बार पैसा दे देते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट जो आपको मौका दे रहा है कि आप रतन टाटा सर को पैसा दे सको, मुकेश अंबानी सर को पैसा दे सको, आदि गोदरेज जी को पैसा दे सको, उनको पैसा देने से हम पहले डरते हैं कि ये तो जुआ है, ये तो सट्टा है। आप किसी को भी पैसा दे रहे हो जिसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, वो सट्टा नहीं है, तो आदि गोदरेज को पैसा देना सट्टा कैसे हो सकता है? सही बात। और इसको जरा हम और ऐसे सोचें सर कि आप और मैं आज, आपके ना आप ना मैं, हम मुकेश अंबानी सर को नौकरी पे तो नहीं रख सकते ना, वो हमारे लिए तो काम करेंगे नहीं। तो ये उसका एक तरीका है कि रिलायंस के शेयर खरीद लेना। और ना जैसे ही मैं रिलायंस का शेयर खरीदता हूं, मैं एक तरीके से अंबानी का बेटा बन जाता हूं। बिल्कुल ठीक बात है। क्योंकि वो अपनी कंपनी को जितने अच्छे से हो सके चलाएंगे, उनको अपने परिवार का ख्याल रखना है, अपने बेटों को, अपनी फैमिली को एक अच्छा फ्यूचर देना है, तो उनके लिए वो मेहनत कर रहे हैं। जैसे ही मैं शेयर होल्डर बना तो मैं और वो बराबर हो गए। उनके बेटे को, उनकी फैमिली को अगर आगे अच्छी वेल्थ क्रिएट करनी है तो रिलायंस को अच्छी वेल्थ क्रिएट करनी है, जिससे उनकी फैमिली को फायदा होगा, उनको फायदा होगा तो मुझे भी होगा। तो हम जो सोचते हैं ना, काश मैं किसी बड़े घराने का वारिस होता, स्टॉक मार्केट से आप किसी बड़े घराने के वारिस बन सकते हो। क्या बात है सर। तो अगर रतन टाटा जी आप चाहते हो आपको मतलब ग्रो करके एक बढ़िया बिजनेस दें, तो आप उनके बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हो सकते हो, एंड दैट विल गिव यू नॉट अ डेस्टिनी बट एक अच्छा फ्यूचर बाय चॉइस। हाँ, मतलब आजकल ना वो एक लिंक्डइन पे एक बहुत फोटो चलती है, मैं देखता हूँ कि रतन टाटा जी ने उनका कोई एक यंग दोस्त है बहुत, और वो हमेशा उनके साथ रहते हैं। तो ना कई लोगों के दिमाग में ही आता है कि मैं भी उनसे दोस्त बन जाता तो वो मुझे भी गोद ले लेते। तो आप टाटा की कंपनियों में अगर इन्वेस्ट करते हो तो ये मान लीजिए कि रतन टाटा सर ने आपको गोद ले लिया है। क्या बात है, वेरी नाइस सर, गुड थॉट प्रोसेस जो लोगों को मिलेगी जी। तो ना अगर ये चीज क्लियर हो जाए ना कि स्टॉक मार्केट टैबू नहीं है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ ऐसा नहीं है कि ये ना, मैं कहता हूँ स्टॉक मार्केट, हम सोचते हैं जो कसिनो है वो भूल जाइए। मैं कहूँगा स्टॉक मार्केट ना दर्पण है, ये एक मिरर है। आप जैसे हो ये आपको वैसा दिखा देगा और वैसा रिजल्ट दे देगा। अगर आप ऐसे हो जो जाके दोस्तों के साथ ताश खेलने में पैसा हारते हो, आप वो हो जो गोवा में कसिनो जाते हो और अगले दिन की पार्टी का पैसा भी जुए में उड़ा देते हो, कसिनो में उड़ा देते हो, आप वो हो जो ड्रीम 11 में पता नहीं कितने पैसे लगा देते हो और लॉस होता है, तो उस माइंडसेट से आएंगे तो सेम मिलेगा। तो गलतियां तो हमारी होती हैं जो हम मार्केट पे प्रोजेक्ट कर देते हैं। ब्रॉडली मैं अगर एक लाइन में मार्केट को डिफाइन करूं तो ये है इंडिया की बेस्ट कंपनीज में पार्टनर बनने का तरीका का मौका। और सबसे अच्छी बात यह है ना सर, अगर ना मुझे खुद कुछ बिजनेस करना है, मान लीजिए मुझे कोई रियल एस्टेट बिजनेस करना है, सबसे पहले कम से कम 20 लाख की तो जमीन लेनी पड़ेगी, कम से कम, उससे कम में तो कुछ होना नहीं, वो भी शहरों में नहीं मिलेगी नहीं। इसमें आप 2000 रुपए में गोदरेज प्रॉपर्टीज के पार्टनर बन जाइए, आप डीएलएफ का शेयर ले लीजिए। तो कैपिटल कम होना ना यहां पे आपको रोकता नहीं है, यहां हर कोई बराबर है। आप 500 रुपए से आ जाइए, कोई रुकने की, तो बहुत डेमोक्रेटिक है सर। मुझे डेमोक्रेसी बहुत पसंद है, भारत में रहते हैं ना, तो ये मुझे बहुत डेमोक्रेटिक लगता है। तो मुझे 2 लाइनों में आपने अभी स्टॉक मार्केट को ब्रीफ कर दिया। एक तो आपने बोला कि आपके हिसाब से स्टॉक मार्केट है इंडिया की बेस्ट कंपनीज में इन्वेस्ट करने का मौका, और उसमें आपने एक और लाइन ऐड करी कि यहां पर कैपिटल इतनी मैटर नहीं करती कि तुम्हारे पास 50 लाख है या 20 लाख है तभी आ सकते हो, तुम्हारे पास 5000 है तब भी शुरुआत कर सकते हो। स्टार्ट करना इंपॉर्टेंट है, छोटी बड़ी मैटर नहीं करता। और ना सर एक अच्छी बात यह है कि YouTube पे जो ज़्यादातर ऑडियंस है आपके चैनल पे, मेरे चैनल पे यंग ऑडियंस है सर। तो अभी ना अगर वो स्टूडेंट हैं, पहला जॉब है, तो आज ना हमारे पास बहुत सारी लाइबिलिटीज नहीं है। अगर आज हम सीख रहे हैं, सीखने में लॉस होता है, 2000 रुपए किसी गलत शेयर में लग गए, डूब गए, तो मान लेंगे कि इस महीने 2 पार्टी नहीं करनी है, 2 बार पिज्जा नहीं खाना है। अभी ऐसा नहीं है कि आपने कुछ गलत कर दिया तो आपके घर कैसे चलेगा, आपका परिवार कैसे चलेगा। तो ये एडवांटेज है। आज से आपकी जिंदगी में 2 साल 4 साल बाद ये एडवांटेज नहीं रहेगा, जिम्मेदारियां रहेंगी। अगर घर के लिए 10,000 रुपए घर में देने हैं तो देने ही है, वो 8 नहीं हो सकते। तो तब तक हम सीख के रेडी हो जाते हैं ना, तब तक हम सीख जाते हैं कि 10 के 8 ना हो, 10 के 15 ही हो। तो वो सीखने का ये बहुत अच्छा मौका है। आजकल ना सर, जब भी मैं सीखना शुरू कर रहा था 2012-13 के आसपास, तो इकलौता तरीका था बुक्स जो विदेशी ऑथर्स ने लिखी थी, राइट। एक ही तरीका था। तो उसमें क्या होता था ना, वो एग्जाम्पल दे रहे हैं, वो एग्जाम्पल मैंने कभी सुना ही नहीं है, वो कंपनी मुझे पता ही नहीं है, और आधी चीजें वहां के लॉ के से कनेक्टेड है कि वहां सेटलमेंट T+1 होता है, T+2 होता है, तो इंसान कनेक्ट नहीं कर पाता।
आज कितना आसान है सर, सब कुछ इंडियन ऑथर्स की किताबें हैं, बुक्स हैं, वीडियोस हैं, आपकी किताबें हैं। हाँ सर, तो अब बहुत आसान हो गया है सर, तो अब मौका जाने नहीं देना चाहिए। एक ना थोड़े समय पहले प्रॉब्लम और था कि जब मैंने शुरू किया था ना, तो तब मैं 19-20 साल का था और एज ए 19-20 ईयर ओल्ड जो कंपनीज मैं यूज करता हूं, जो ब्रांड मैं यूज करता हूं, वो अवेलेबल ही नहीं था। आज मैं देखूं इस आईपीओ बूम के कारण नायका है, पॉलिसी बाजार है, ये जो कंपनियां है, जोमैटो है, पेटीएम है, यही तो हम यूज करते हैं। तो एक रिटेल इन्वेस्टर को, एक यंगस्टर को इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा कि वो मार्केट में आए, क्योंकि ऑलरेडी जिन चीजों को वो यूज करता है उसमें वो इन्वेस्टर बने ना, उसमें वो ओनर भी बने। और फिर जो मजा आएगा ना दोस्तों के बीच बोलने में कि यार थोड़ा पेटीएम से पेमेंट कर देना, मेरी कंपनी है वो। अरे वाह, वो जो फील है ना, थॉट प्रोसेस ही अलग हो गया बिल्कुल। वो जो फील है ना, और ना सर उससे ना एक अच्छी बात ये होती है कि डिसिप्लिन अपने आप आ जाता है। एक ना हम बोलते हैं थोड़ा कॉन्ट्रेरियन पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा चलता है कि जितना हो सके इन्वेस्ट करो वर्सेस साथ में लाइफ को भी एंजॉय करो। ये हमेशा दो डिबेट्स रहते हैं। मैं आपको बताता हूं इस जर्नी में मेरे साथ क्या हुआ। मैं हमेशा बिलीव इस बात पे करता हूं कि साथ में बैलेंस रखना जरूरी है, लाइफ को एंजॉय करना जरूरी है। लेकिन जब आप स्टॉक मार्केट में एंटर होते हो ना, आप गलतियां करते हो, लॉस होता है, लेकिन मजा इतना आ रहा होता है कि आप इंजॉय भी इसी चीज को करने लगते हो। तो बाकी चीज जो आप सैक्रिफाइस कर रहे हो ना, वो लगता ही नहीं सैक्रिफाइस हो रहा है, यही पैशन हो जाता है। उस चक्कर में अपने आप सेविंग्स बढ़ने लगती है, रिटर्न्स कम हो लेकिन सेविंग्स बढ़ रही है। हमेशा डोमिनोज जाने से पहले यार ये 500 रुपए का ना वो मैंने शेयर सोचा हुआ था, 2 शेयर वो और ले लेता हूं। मजा इतना आने लगता है, अगले दिन देखिए कि इस पे 50 रुपए कमा लिए, और 1 महीने बाद देखिए बाय चांस अगर वो काफी बढ़ गया, 100-150 रुपए बढ़ गया, तो या डिविडेंड आ गया 10-20 रुपए, तो उसको निकाला, उससे वड़ा पाव खाने चले गए। तो और फिर दोस्त को बोला अबे ये फ्री के कैसे पैसे हैं, मैंने ना डिविडेंड से तेरे को वड़ा पाव खिला रहा हूं। तो उससे ना सर लाइफ में डिसिप्लिन अपने आप आ जाता है और आपको लगता नहीं है कि आप कुछ सैक्रिफाइस कर रहे हो, फिर फील ही नहीं होता, आप इंजॉय करने लगते हो वो प्रोसेस। और दूसरा, लाइफ में सीखने को बहुत मिलता है सर। स्टॉक मार्केट ना, मैं बोलूं लॉस को भूल जाइए। मैं आज भी सर 10 साल हो रहे हैं मुझे, मैं प्रॉफिट देखता ही नहीं, क्या हो रहा है वो तो ओवर एंड अबव है, वो तो आइसिंग ऑन द केक है। स्टॉक मार्केट ना, मैं बोलता हूं लाइफ ऑन स्टेरॉइड्स है। जो जिंदगी हमको 60 सालों में सिखाती है, वो स्टॉक मार्केट 10 साल में, 15 साल में सिखा देता है, क्योंकि एकदम लाइफ का मिरर है सर। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मुझे स्टॉक मार्केट से समझ में आया कि ऑनेस्टी का हमेशा लाइफ में प्रीमियम मिलता है। आप स्किलफुल कितने भी हो, आप में कई तरह का स्किल हो सकता है, लेकिन अगर लोग आप पे भरोसा नहीं कर सकते तो आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी। ये कई सारी कंपनियों में भी होता है। आप बिजनेस देखो तो सब अच्छा है, लेकिन मार्केट विश्वास ही नहीं करता कि इसका प्रॉफिट इतना है जितना ये दिखा रहा है, तो वो कितना भी प्रॉफिट दिखाए, वो कंपनी को वैल्यू ही नहीं मिलती। और गोदरेज हो, एचडीएफसी ग्रुप्स हो, लॉस भी हो जाए ना, तो मन में ये भरोसा रहता है कि अपना घर बेच देगा लेकिन कंपनी को बैंकरप्ट नहीं होने देगा। तो ऐसे हजारों लेसन सर स्टॉक मार्केट सिखा देता है। और क्या होता है, आपको पैसा कमाना है ना, तो आपको समझ में आता है अरे फार्मा कंपनी के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, आईटी के बारे में भी। जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि मैं 2 महीनों से होटल इंडस्ट्री के बारे में पढ़ रहा हूं, मैं कभी नहीं पढ़ता सर, लेकिन स्टॉक मार्केट के कारण पढ़ रहा हूं। तो ये ना मुझे एक इंटेलिजेंट इंसान बना देता है। सेल्फ डेवलपमेंट के लिए स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा है, प्रॉफिट तो आइसिंग ऑन द केक है। क्या बात है। तो अगर आप लोग जिंदगी के बारे में सीखना चाहते हैं, सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर बात हो रही है, तो डेफिनेटली यू शुड लर्न स्टॉक मार्केट। तो सर कंटिन्यू कीजिए, मैं भी सीखूंगा आगे स्टॉक मार्केट। राइट। तो अब बात करते हैं मिसकंसेप्शंस की, क्योंकि ना अभी तक जो हमने बात की उससे क्या हुआ कि कई लोगों में हिम्मत तो आ गई होगी, जोश तो आ गया होगा कि चलो इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन कई बार ना ज्यादा ही जोश आ जाता है, तो उस जोश को ठंडा करना भी जरूरी है। तो अभी ना मैं आपके व्यूअर्स का थोड़ा जोश ठंडा करने वाला हूं, आपको चलेगा ना? हाँ मुझे चलेगा सर। तो जैसे ही मैं देखता हूं कि जब कोई एंटर होता है ना मार्केट में, तो उसे क्या लगता है कि उससे ऐसी कंपनियां ढूंढनी है जो दुनिया बदलने वाली हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हमको प्रॉमिस करती हैं कि ये दुनिया बदलने वाली हैं, तो लोग ये गलती करते हैं कि वो ना वर्ल्ड चेंजिंग कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं कि अब हम दुनिया बदल देंगे। हमको ना सिंपल कंपनियां चाहिए ही नहीं। हमको किसी दोस्त ने बता दिया एक नई क्रिप्टो बनाने वाली कंपनी आ रही है, किसी ने बना दिया कि अब कोई चांद पे जाने वाला है, किसी ने बोल दिया कैंसर का इलाज मिल गया, ये ऐसी कंपनी है। क्योंकि हमको लगता है कि अगर स्टॉक मार्केट में आए ना तो कुछ तूफानी करते हैं, कुछ ज्यादा ही एडवेंचरस हो जाते हैं। अब ना सर एक सिंपल चीज स्टॉक मार्केट में ये है कि, और ये बदल सकता है सबके लिए, लेकिन मेरे लिए क्या काम करता है कि मैं उसमें इन्वेस्ट करता हूं व्हाट्स नॉट गोइंग टू चेंज। बहुत सारे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं व्हाट्स गोइंग टू चेंज। फ्यूचर ईवी का है,
फ्यूचर क्रिप्टो का है, ब्लॉकचेन का है, एआई। एग्जांपल लोगों ने कॉइन बेस में या टेस्ला में इन्वेस्ट किया है, उसका बहुत पी सारा। देखा नहीं, करेक्ट। स्टिल दे आर, क्योंकि वो फ्यूचर है और वो होगा सर, फ्यूचर वो Definitely. फ्यूचर है, इसको कोई डिनाई नहीं कर रहा। लेकिन ना जब आप फ्यूचर पे इन्वेस्ट करने जा रहे हो, और यही बिगिनर्स करते हैं, इसलिए उनको क्रिप्टोज भी अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि दैट्स द रेवोल्यूशन। इसमें सही गलत नहीं है, लेकिन इसमें मैं रिस्क की बात करता हूं। सर अगर हम ये प्रिडिक्ट भी कर लेना, जैसे आज ये ऑब्वियसली क्लियर है कि ब्लॉकचेन इज द फ्यूचर, ईवी इज द फ्यूचर, इसमें तो अब डाउट बहुत कम है। हाँ, लेकिन उसमें लीडर कौन होगा, इसमें लेके आज भी डाउट है। इंडिया में मारुति क्या सच में ईवी में ट्रांजिशन कर पाएगी, या टाटा आज आगे है लेकिन टाटा इस मोमेंटम को बरकरार रख पाएगी क्या? हुंडई महिंद्रा भी कोशिश कर रहे हैं। तो लीडर प्रिडिक्ट करना मार्केट में बहुत मुश्किल होता है, और मार्केट में ना हम लोग प्रिडिक्शन गेम में फंस जाते हैं। अब क्या है ना, स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी हजारों चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं। जैसे गवर्नमेंट किस इंडस्ट्री में जीएसटी घटा बढ़ा दे, हमारे कंट्रोल के बाहर है। कभी युद्ध हो जाए, यूक्रेन रशिया वाले में हमने देखा कई इंडस्ट्रियों को फर्क पड़ गया। भारत में कोई भगवान ना करे नेचुरल डिजास्टर आ जाए तो कोई इंडस्ट्रीज बंद हो जाएं, जैसे मेरी कुछ कंपनियां कोविड के समय बंद थी, अम्यूजमेंट पार्क हो, होटल्स हो, वो बंद हो जाएं, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो हमारे कंट्रोल के बाहर 100 चीजें ऑलरेडी हैं। ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि हम जिन चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं उनको जरूर कंट्रोल कर लें, वहां हम प्रिडिक्शन या अनसर्टेनिटी का स्कोप ना छोड़ें। तो अगर मैं फास्ट चेंजिंग इंडस्ट्रीज में बेट कर रहा हूं ना, तो मैं एक और अनसर्टेनिटी ऐड कर रहा हूं कि इस सेक्टर में विनर कौन होगा। वर्सेस अगर मेरे को ऑटोमोबाइल में इन्वेस्ट करना है, तो बहुत सारे लोग सवाल ये पूछ रहे हैं कि ईवी में लीडर कौन होगा, डिफिकल्ट। मैं इसको फ्लिप करके पूछूं कि क्या अगले 5 साल भी मारुति रीजनेबल नंबर में पेट्रोल कार्स बेचता रहेगा? इंडस्ट्री सेम है, नजरिया बदल गया। अगर मुझे यह लगता है कि हां बैटरीज इतनी महंगी है कि अगर 5 लाख के सेगमेंट पे कोई छोटी इलेक्ट्रिक कार ना आ पाए, तो मारुति का जो डोमिनेंट एरिया है बजट कार्स का, वहां वो पेट्रोल और सीएनजी कार बेचती रहेगी। और मारुति के साथ अच्छी बात यह है, वो है उसी सेगमेंट में जिसमें जब तक बैटरी सस्ती नहीं होती सीएनजी से कंपैरिजन नहीं हो सकता, क्योंकि कैपिटल लगाने को है ही नहीं, लोन मिलेगा ही नहीं, इनकम ही नहीं है इतनी। तो नजरिया ये वाला बदलना बहुत जरूरी है, खास करके जब आप बिगिनर हो। हमको लगता है, क्योंकि ना हम में यंग लोगों में थोड़ा कॉन्फिडेंस और एनर्जी ज्यादा ही रहता है, तो हमको लगता है कि हमको सब पता है। मार्केट ये 10 साल में सिखाता है कि बेटा अभी बचा है सीखना। तो अगर हम उस टाइम को शॉर्टन कर सकें, जैसे एक सिंपल चीज ये है कि सर मेटावर्स में लीडर, मेटावर्स आएगा फ्यूचर हमारी लाइफ में, हो सकता है आप मेरे को कभी मेटावर्स में वीडियो बनाने बुलाओ, तो वो समय आएगा, लेकिन उसमें भी कौन लीडर होगा? फेसबुक होगा, बहुत सारे अलग हैं, कौन होगा हमको पता नहीं है। लेकिन सर इसको भी अगर मैं उल्टा करूं कि क्या हम 10 साल बाद भी टूथब्रश यूज कर रहे होंगे, टूथपेस्ट यूज कर रहे होंगे, जूते पहन रहे होंगे? आसान हो गया, एक लेयर ही हमने हटा दिया, अनसर्टेनिटी ही हटा दिया। जैसे कि आपने बोला कि कार्स ईवी में अच्छी चलेंगी या मारुति बेच पाएगा, उसे मैं सिंपलीफाई करूं, क्या उनमें टायर लगा होगा? टायर लगा क्या वो तो ईवी में भी होगा, पेट्रोल में भी होगा, डीजल में भी होगा। हमने वो लेयर ही हटा दिया। लेयर हटा दी, मतलब टायर तो बिकेगा ही बिकेगा ना। बिल्कुल, बहुत अच्छा एग्जांपल है। वो विंड स्क्रीन होगा, ऐसे बहुत सारे पार्ट्स हैं जो हमने लेयर हटा दिए, जो हटना नहीं है, जो हटना नहीं। करेक्ट। क्या गाड़ियां पेंट होंगी? हाँ एग्जैक्टली, वो तो होंगी ना। करेक्ट। तो मेरे लिए इन्वेस्टिंग है जितनी अनसर्टेनिटी में हटा के उसको ऑलमोस्ट एफडी जैसा बना सकूं, सर्टेन बना दूं, जितना जिससे कम से कम ये क्लियर हो कि ये तो कहीं नहीं जा रहा। बिल्कुल। और ना इसमें फिर हम ये सोचते हैं, इससे नेक्स्ट चीज ये आती है कि फिर तो रिटर्न्स कम हो जाएंगे। हम तो मार्केट में घुसे ही हाई रिटर्न्स के लिए हैं। तो अगला इसमें जो फैक्टर आता है ना, वो है हमारे रिटर्न एक्सपेक्टेशंस, कि हम पता नहीं क्या एक्सपेक्ट करते हैं। हमको ये कंडीशन हमेशा किया गया है कि रियल एस्टेट है तो रातों रात नहीं बढ़ेगा, गोल्ड है तो रातों रात नहीं बढ़ेगा। मार्केट से जब हम घुसते हैं तो हमको लगता है मैं इतना झगड़ के आया हूं, पेरेंट्स से इतनी मेहनत करके आया हूं, लड़ झगड़ के आया हूं, हमको ना रिवोल्ट लगता है। तो जैसे क्या होता है ना, अगर मैं बोलूं, जैसे हम फिल्मों में देखते हैं कि अगर 2 लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं और घर वाले अगेंस्ट हैं, तो हम लड़ झगड़ के आए, भाग गए और हमें हमारा पार्टनर मिल जाता है। हमेशा रिवोल्ट का रिजल्ट इंस्टेंटली अच्छा होता है। और स्टॉक मार्केट में आना घर वालों से रिवोल्ट करना ही है, और वो माइंडसेट रहता है, मैंने रिवोल्ट किया अब 2 इनाम। लेकिन यहां उस रिवोल्ट का इनाम बहुत धीरे धीरे मिलता है, तो हम उसके लिए तैयार नहीं है। अब क्यों धीरे मिलता है, इसको भी बहुत समझना जरूरी है। जैसे ना, जब भी मैं ये कहता हूं कि रिटर्न्स धीरे धीरे मिलते हैं,
चंक्स में मिलते हैं, हो सकता है कि आपका पहले महीने पैसा डबल हो जाए, लेकिन ये हर बार नहीं होगा। तो ओवरऑल आप देखोगे तो आपके रिटर्न्स धीरे ही हैं, चंक्स में हैं। अब लोग बोलते हैं क्यों धीरे धीरे मिलते हैं? मैंने तो वो दोस्त से बात की थी, उसने 1 महीने में डबल हो गया, उसका 2 महीने में डबल हो गया। तो इसका जवाब ये है कि अगर मार्केट से सच में हर महीने या हर 2 महीने या हर 6 महीने में पैसा करना डबल होता था, तो ये सोचिए कि ये मौका या ये तरीके पैसा डबल करने के आपके दोस्त को मिल गए, वो बोल रहा है, वो आपको भी बताने को रेडी है। हम तक, जो आखिरी इंसान है स्टॉक मार्केट में, जो आज घुसे हैं, हम तक ये टेक्निक पहुंच गई। और ये टेक्निक मुकेश अंबानी और रतन टाटा के पास नहीं पहुंची। वो आज भी 10 साल से समुद्र के नीचे केबल बिछा रहे हैं, तो पागल तो है नहीं ना, वो दुनिया के शार्पेस्ट माइंड हैं। अगर मार्केट से महीने में 2 महीने में पैसा डबल करते रहना कंसिस्टेंटली पॉसिबल होता, तो वो समुद्र के नीचे केबल नहीं बिछा रहे होते। तो कोई भी आम आदमी आके वॉरेन बफे से ऊपर निकल जाएगा अगर वो हर 2 महीने में डबल करने लग जाए, तो कुछ सालों में ही ऊपर हो जाएगा 100%। तो वो पॉसिबल नहीं है। तो चंक्स जो हैं उसको हमको ये एक्सेप्ट करना होगा कि ये एक्सेप्शन है, उस चंक को नॉर्म मान लेना गलत है। हाँ, ये हो गया, बट वो रेगुलर होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? बिल्कुल। और उसे आता कितना, ऐसा क्या किया उसने, वो समझना जरूरी है। हाँ, कि स्ट्रोक ऑफ लक हो गया, क्योंकि लक तो हर फील्ड में थोड़ा सा तो है ही, तो प्रोबेबिलिटी, लक क्या था, वो सब देखना जरूरी है। तो एक ये एक्सपेक्टेशन अगर सेट हो जाए कि मेरे एक्सपेक्टेशन ही नॉर्मल है, मेरे को एफडी से 3 गुना रिटर्न चाहिए, तो वहां तक ये मार्केट आपको ला सकता है। लेकिन आप सब कुछ छोड़ के बैठ जाओ कि यही है, अब मैंने नौकरी ना करना, मैंने जॉब भी नहीं करना, मैंने बिजनेस भी नहीं करना, मैंने कुछ नहीं करना, मैंने तो पिछले महीने इसमें 20,000 लगाए, 20,000 कमा लिए, अब यही करूंगा। उसमें ना क्या होता है, एक ये बिगनर्स के साथ ये भी बिहेवियरल फैक्टर होता है कि ना उनके पास कोई एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम है नहीं, वो इसी से पैसा कमा रहे हैं, तो उनपे ना प्रेशर बहुत होता है कि पिछले महीने ना मैंने घर वालों को खुशी खुशी 20,000 रुपए दिए कि देखो मैंने 20,000 कमाए। अब घर वाले इस महीने भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पिछले महीने तो 20,000 आ गया, मैंने जो ट्रेडिंग की, जो भी की, मेरे बेट सही हो गए, इस महीने वो 20,000 में कैसे लाऊं? पिछले महीने से एक्सपेक्टेशन सेट, मेरे को इस बार भी लाना है, तो मैं बहुत प्रेशर में काम कर रहा हूं, और लॉस हो गया तो वो इंसान डिप्रेशन में भी जा सकता है। तो ना सर, किसी को हो सकता है चार्ट देखना बहुत अच्छे से आए और पहले महीने उसने वो सही किया, चार्ट प्रेडिक्ट किया और उसका बेट सही था, लेकिन पहले महीने ना प्रेशर नहीं था, सेकंड महीने प्रेशर है, एक्सपेक्टेशन सेट है, एक्सपेक्टेशन है, तो अब ना उसको आता भी होगा तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि बहुत प्रेशर है। तो प्रेशर में क्रिकेटर क्रिकेट नहीं खेल पाता, सिंगर गाना नहीं गा पाता, इन्वेस्टर कमा नहीं पाता। तो ये प्रेशर से खुद को आजाद करना जरूरी है। वो तब होगा जब आपके पास एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम होगा। ये यहाँ पर प्रांजल जी ने बहुत कमाल की बात बोली है कि डेफिनेटली यू कैन अर्न फ्रॉम स्टॉक मार्केट, बट ये सोचना कि मैं सारे काम छोड़ दूं, मैं अपनी जॉब आज छोड़ दूं, या मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है मैं बिजनेस कर रहा हूं उसे छोड़ दूं, तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना। सो ये मिसकंसेप्शन को इन्होंने अभी आपके लिए ब्रेक कर दिया है कि भैया एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम को बनाए रखो, इन्वेस्टिंग करते रहो, इट विल वर्क फॉर यू। जी जी। अब ना जब ये 2 मिसकंसेप्शन की अपन ने बात की कि हम वर्ल्ड चेंजिंग कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहे हैं और हमको रिटर्न्स अच्छे चाहिए, तो हम नेचुरली उन कंपनियों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जिनमें ना हाई ग्रोथ आ रही है, जिसके रेवेन्यू तेजी से बढ़ रहे हैं, जो हमको दिखता है कि जिसके शायद मार्जिन्स बहुत अच्छे हैं। क्योंकि ना एक बेसिक एजुकेशन हर कोई दे देता है एकदम से कि ये देख लो कि कंपनी में डेट नहीं है, ये देख लो कि कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, उसका मार्जिन अच्छा है वो। और हमको भी ना बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिजनेस की यही होती है। हमारे लिए बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग होती है ट्रेडिंग। बिजनेस मतलब ट्रेडिंग, 10 का माल 12 में बेचो तो ये अच्छा बिजनेस है, 10 का माल 11 में बेच रहे हो, प्रॉब्लम है खर्चे कैसे निकालोगे, 10 का माल 20 में बेच रहे हो, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया बिजनेस ऐसा ही है। बोला जाता है। ये तो हमारे लिए बिजनेस का मतलब ट्रेडिंग होता है जनरली। इतने में लिया, कितना बिक जाता है, सबसे पहले हम यही बोलते हैं यार वो दुकान डाल ले, दोस्त ने डाली थी, 10 रुपए में खरीदता है, 15 में हाथों हाथ बिक जाता है, तो अच्छा बिजनेस है। तो हमारे लिए बिजनेस का मतलब है मार्जिन, हम समझ नहीं पाते हैं। तो पहली कंपनियां जो हम कुछ चुनते हैं वो इन 2 चीजों में से तो होती ही है, वर्ल्ड चेंजिंग होती है, और तीसरा अगर हम बड़े खुश हो जाते हैं अगर उस कंपनी में ना मार्जिन्स बड़े अच्छे हो, यार ये ना 30% पे काम कर रही है, 40% मार्जिन पे काम कर रही है, तो इसकी तरफ अब अपन बढ़ते हैं। और ना इसको मैं कहूंगा द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बिफोर यू इन्वेस्ट। राइट, इसे बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अभी इन्होंने जो बात बोली ना, ये भी मिसकंसेप्शन ब्रेक हो रहा है कि आप लोग बेसिक चीजें देख लेते हैं कि कंपनी के ऊपर डेट नहीं है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, तो ये तो अच्छी चीजें हैं ही, पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वो जो अभी ये बताएंगे जी, तो अब उसे सुनिए ध्यान से, एक नोट्स भी बना लेना। हाँ, इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पेंसिल कॉपी रेडी रखिए, ये जिंदगी भर काम आएगा इन्वेस्टमेंट में, और ये वो चीज है जो हम कभी सोचते नहीं है इन्वेस्टिंग के समय। मैं ना 2 लोगों का एग्जाम्पल लेता हूं, आप
और मैं डन सर। तो मैंने राम और शाम ले लो। राम, ठीक है। मैं हमेशा वही लेता हूँ। अच्छा ठीक है सर। तो राम और श्याम का एग्जाम्पल लेते हैं। दोनों के पास बिजनेस शुरू करने के लिए 100 रुपए हैं। दोनों सुबह बाजार में आते हैं, 10 रुपए की एक पेंसिल खरीदते हैं। तो दोनों ने 10-10 पेंसिल खरीद ली। अब एक ने हमारे वाला जो मैं बता रहा था वो बिजनेस सोचा है कि मैं तो ज्यादा में बेचूंगा, मेरे को मार्जिन ज्यादा चाहिए, तो उसने 100 रुपए की 10 पेंसिल खरीदी और एक पेंसिल को उसने सोचा कि मैं 50% ऊपर में बेचूंगा, यानी उसने 15 रुपए में एक पेंसिल को बेचा। तो दिन के अंत में वो 10 पेंसिल बेच पाया और उसने 50 रुपए कमा लिया, यानी उसका रिटर्न ऑन कैपिटल हो गया 50%। उसने दिन के अंत में 100 रुपए पे 50 रुपए कमा लिए। लेकिन अब मैं देखूं कि क्या मार्जिन था सर, मेरे को ऐसा बिजनेस करना है। आपको भी लग रहा होगा कि 10 रुपए की चीज 15 रुपए में बिकी, 50% मार्जिन, बहुत अच्छा मार्जिन है। और दिन के 50 रुपए भी कमा लिए। श्याम ना उसको बिजनेस नहीं आता था, उसने गलती कर दी। उसने 10 रुपए की पेंसिल, उसने भी 100 रुपए में 10 पेंसिल खरीदी और 10 रुपए की पेंसिल ना उसने 11 रुपए में बेचने लगी, एक रुपए के मार्जिन में। ये भी कोई मार्जिन होता है? लेकिन उसका माल सस्ता था और हम इंडियंस है सर, बार्गेन हमेशा ढूंढते रहते हैं। तो उसकी पेंसिल आधे घंटे में बिक गई, 10 पेंसिल। तो उसके पास 110 रुपए आ गए, हर पेंसिल में 1 रुपए उसने कमाए। अब उस 110 रुपए से उसने 11 पेंसिल खरीद ली। ऐसे बार बार दिन में, हर आधे घंटे में उसने माल को रोटेट कर दिया। बार बार उसका पूरा माल बिकता गया, वो खरीदता गया। दिन के अंत में उसने देखा कि उसने 100 पेंसिल बेच दी थी। एक पेंसिल पे वो 1 ही रुपए कमा रहा था, लेकिन दिन के अंत में उसने 100 रुपए लगाए थे और 100 रुपए और कमा लिए। तो उसने 100 रुपए पे 100 रुपए बना लिए, मार्जिन 10 ही % था। दूसरे का मार्जिन था 50%, लेकिन उसका रिटर्न ऑन कैपिटल भी 50। यहां 10% के मार्जिन से रिटर्न ऑन कैपिटल 100%। तो हमको यह समझना है कि बिजनेस का काम ज्यादा मार्जिन कमाना नहीं है, बिजनेस का काम है पैसे पे पैसा बनाना। सर यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगा, मेरे को याद आ गया एकदम से, आपने पेंसिल का एग्जांपल लिया। मैंने कोर्स किया था बहुत पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब मैं था, तो वहां पे एक उन्होंने क्या किया, हम सबको बोला अपने पैसे रख दो, हमें डिपॉजिट करा दो, अपने फोन दे दो, सब दे दो, और अपने वॉलेट में से 100 रुपए निकाल दो। तो उन्होंने ग्रुप बनवा दिए 10-10 लोगों के। तो हमारे पास 1000 रुपए थे और हमें बोला आपको विद इन फ्यू आवर्स इस पैसे को डबल करके आना है, कम से कम, कुछ भी करो बाहर जाके। अच्छा, डू एनीथिंग। हाँ। सो मतलब हम रोड पर हैं, हमारे पास फोन नहीं है, कुछ नहीं है, किसी से हेल्प नहीं लेनी, किसी को बताना नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, बिजनेस करके या कुछ भी करके यू हैव टू डू। तो कुछ लोगों ने क्या किया, वो रेस्टोरेंट में चले गए, उन्होंने कहा हम सब्जियां काट लेंगे, कि कोई किसी के घर चला गया, हम सफाई कर लेंगे, किसी ने कुछ किया। तो मैं जैसे ही बाहर निकला, मैंने सोचा गर्मी बहुत हो रही है, क्या किया जाए। तो माइंड तो थोड़ा बिजनेस चलता है मेरा। तो एनीवेज मैंने वहां पर क्या देखा, यार क्या बिक सकता है, क्या बिक सकता है, और मेरे पास तो 100 रुपए ही है और हमारा ग्रुप है 1000 रुपए हमारे पास, हमें तो मल्टीप्लाई करके जाना है। हाँ जी। मैं गया सर एक दुकान पे, मैंने पानी की थैली खरीदी। ठीक है। तो उसने मुझे, वो उस टाइम पे 1 रुपए की आती थी, उसने 2 रुपए की दी होगी, या हो सकता है उस टाइम पे कुछ भी ऐसा अमाउंट था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं। तो 2-2 रुपए की मैंने थैली खरीदी और सारा पैसा नहीं लगाया। तो एक बार में 100% कैपिटल रिस्क नहीं लिया। ठीक है। तो मैंने स्मार्ट। थोड़ा सा वहां पे पानी की थैलियां खरीदी। अब हम चले गए रिक्शे वालों के पास, वहां पे थे रिक्शे वाले खड़े हुए। हमने कहा भैया पानी बेच रहे हैं, आपको प्यास लग रही है तो हमसे ले लीजिए। कह रहे कितने का है? तो मैंने उसे बोला भाई 5 रुपए का है। 2 रुपए का खरीदा, 5 रुपए का है। तो उन्होंने देखा यार ये तो मतलब सही ठीक ठाक बंदे लग रहे हैं, क्या पानी की थैलियां बेच रहे हैं, बट किसी ने हेजिटेट नहीं किया 5 रुपए खर्च करने में। हमने फटाफट बेच दी। अब आप देखो, वही आपने बोला आधे घंटे के अंदर, तो मेरा रिटर्न ऑन कैपिटल जो मैंने लगाया यार, वो तो मेरे को 100% वापस आ गया। राइट। रिपीट। अब हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास, दिल्ली में कमला नगर मार्केट है, कमला नगर की गलियों में हम पानी की थैलियां बेच रहे हैं, लोग देख रहे हैं क्या कर रहे हैं। बट सर आप बिलीव करना, एक सेम चीज एक किसी और ने करी, उन्होंने रोज खरीदे थे, उन्होंने रोज थोड़े से महंगे बेच दिए और हमने पानी बेचा, और बाकियों ने सर्विसेज करी। सर्विसेज में उन्होंने चाहे झाड़ू लगाई हो, चाहे कुछ किया हो, किसी ने गाना भी गाया, किसी ने डांस भी किया सड़क पे, जो जो कर सकता था। और वापस जाके आर ग्रुप वाज नंबर 1। आप थे ना सर उस ग्रुप में? वो ठीक है, बट आर ग्रुप वाज नंबर सेकंड वाज दैट, या फर्स्ट सेकंड में ही थे। तो एक रोज वाला जो ग्रुप था, जिन्होंने गुलाब बेचे, उन्होंने पैसे कमाए और हमने पानी बेचा। तो वो रिटर्न ऑन कैपिटल मुझे समझ आया। अच्छा, मैंने घर पे आके मम्मी को बताया, मम्मी आज ना मुझे 100 रुपए मिले थे और अबाउट उस 100 रुपए से हमने 1800 रुपए कर दिया। ऐसा मतलब वी मल्टीप्लाइड इट मल्टीपल टाइम्स। तो कह रही कल भी ना कॉलेज में जाइयो, यही काम करता रोज यही। राइट। तो यू मल्टीप्लाइंग मनी। सो सर रिलेट कर गया, मेरे को एकदम से स्ट्राइक किया, पता नहीं ये रिलेटेबल है नहीं है, बट उससे मुझे स्किल मिली सर। सर ये जो आपका एग्जांपल है ना, ये इसलिए बहुत अच्छा है कि वो जो आपने किया ना, वो
हाई वॉल्यूम, लो मार्जिन, हाई रिटर्न ऑन कैपिटल है। जो गुलाब वाला है वो हर किसी को जरूरत नहीं है, लो वॉल्यूम हाई मार्जिन है। और जिन्होंने जाके एक्चुअली में काम किया, प्याज काटा, सफाई किया, वो लोग हैं जो अपने पैसे को काम पे नहीं लगा रहे थे, खुद को काम पे लगा रहे थे। तो वो ऑब्वियसली नीचे थे लेडर में, बिल्कुल, क्योंकि ग्रुप्स थे, 10-20 ग्रुप्स थे, तो उसमें से एक कंपटीशन भी था। हाँ, तो यहां हमने उन तीनों कैटेगरी की बात कर ली। इस आपके एग्जांपल से और क्लियर हुआ कि खुद काम पे ना करके पैसे को काम पे लगाने से रिटर्न्स मैग्नीफाई होते हैं। तो इससे हमको ये भी क्लियर हुआ सर। बिजनेस अच्छा था। कंटिन्यू सर प्लीज। यस राइट। तो अब ना सर मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाना चाहूंगा कि जो मैंने बोला कि मार्जिन से ज्यादा कंपनी जो पैसे पे पैसा कमा रही है वो क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले मैं सॉफ्टवेयर की तरफ चलूं उसके पहले मैं एक नॉर्मल एग्जांपल देता हूं कि कैसे हाई मार्जिन अच्छा नहीं बल्कि बुरा होता है। जियो के आने के पहले वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल सब डेटा को 500 रुपए जीबी पे बेच रहे थे। सिर्फ इसके कारण मुकेश अंबानी जी को यह हिम्मत आई कि मैं 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करता हूं और मैं इन लोगों को खत्म कर पाऊंगा क्योंकि ये इतने मार्जिन पे काम कर रहे हैं। अगर उस समय भी जियो ने तो आके 50 रुपए जीबी कर दिया, लेकिन अगर उस समय भी एयरटेल और बाकी लोग इसको 100 रुपए जीबी पे कर रहे होते ना, तो किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट की ये हिम्मत नहीं होती कि अपने 200 करोड़ रुपए फंसाए। क्योंकि दिमाग में क्या आता है, यार ये 100 रुपए पे तो कर ही रहे हैं, मैं 2 लाख करोड़ लगाऊंगा भी तो ज्यादा से ज्यादा 50 पे कर पाऊंगा, कहीं इन्होंने ही 60-70 कर दिया तो मेरे 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट बेकार हो जाएगा। तो कंपटीशन को हिम्मत तब आती है जब कंपनियां लोगों को हाई मार्जिन पे लूट रही होती हैं। और टेलीकॉम सेक्टर में ये जरूर इसी कारण हुआ कि जियो एंटर हो पाया। सो अकॉर्डिंग टू यू हाई मार्जिन मे नॉट बी गुड अगर आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो हाई मार्जिन पे ऑपरेट कर रहे हैं। इससे हम सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज की तरफ जाते हैं। तो पहले मैं लोगों के लिए क्लियर कर दूं कि सबसे पहले तो आरओसी इंपॉर्टेंट है और सेकंड अब हम आ रहे हैं मोट की तरफ जी, कि मार्जिन अच्छा है या बुरा है किसी कंपनी में, उसको ना ये बात डिसाइड करती है। क्योंकि मोट अगर मैं देखूं, आपने रिटर्न ऑन कैपिटल की बात करी, वो मुझे समझ आ रहा है, बट अगर हम एप्पल की बात करें तो वो हाई मार्जिन पर भी बेचता है, बिल्कुल, बट उसके प्रोडक्ट्स भी बिक रहे हैं, ऐसा नहीं है। और मतलब मुझे अभी की डेट में तो कोई नहीं दिखता जो एकदम से आके एप्पल को compete करने वाला है। बिल्कुल, ये आपने वहां पे मोट आ जाता है शायद। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी चीज बोली। एप्पल में क्या मोट है हम वो भी डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले हम बात करते हैं कि अगर हमको ना कब हाई मार्जिन ओके है, कब हाई मार्जिन होना रिस्की नहीं है। जैसे अगर वोडाफोन एयरटेल ने हाई मार्जिन रख लिया, रिस्की था। एप्पल सबसे ज्यादा मार्जिन पे बेचता है, वो 20,000 रुपए का फोन, वो फीचर्स भी सबसे लेट लाते हैं, नए फीचर, मतलब वो प्रो मोशन स्क्रीन और पता नहीं क्या क्या सबसे आखिरी में, क्योंकि वो महंगे हैं और एप्पल को मार्जिन हाई रखना है, तो वो फीचर भी नहीं लाता, लेकिन फोन सबसे महंगे बेचता है। इस चीज की पहले मैं आपको ताकत बताता हूं। ज्यादातर कंपनियों को ना इस दुनिया में 2 में से एक चीज पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, या तो मार्जिन पे या वॉल्यूम पे। इसमें हम एग्जांपल लेते हैं मर्सिडीज का, जो वॉल्यूम पे कॉम्प्रोमाइज करती है। उसको पता है उसकी कारें बहुत नहीं बिकने वाली, बल्कि बहुत बिकेंगी तो गड़बड़ है, जो लेते हैं वो लेना छोड़ देंगे। और दूसरा, मारुति को ये पता है कि वो ज्यादा कमा के गाड़ी नहीं बेच सकता, उसको कम कमाना है, प्राइस को इतना सस्ता रखना है कि वो मार्केट लीडर रहे, लेकिन वॉल्यूम पे खेलना है। तो दोनों कंपनियां ग्रेट कंपनियां हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं, लेकिन ग्रेटेस्ट कंपनियों में से एक नहीं है, क्योंकि उनको इन 2 में से एक चीज कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ रही है। एप्पल आज के समय में दुनिया की ग्रेटेस्ट कंपनी है, क्योंकि वो सबसे महंगा फोन तो बेचती है, सबसे ज्यादा भी बेचती है। मतलब वो OnePlus और MI वाला वॉल्यूम भी कर लेती है, उससे ज्यादा वॉल्यूम कर लेती है, उससे 10 गुना प्राइस पे बेच के, और सेम उसकी बनाने की कॉस्ट है। तो वो इसलिए इतनी महान है कि वो एक कंपनी है जो दोनों में से किसी में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही। इंडिया में अगर मैं कुछ एग्जांपल दूं तो एक आइशर मोटर्स इस तरह की कंपनी है जो अपनी कैटेगरी में क्रूजर बाइक्स में बाय फार लीडर है, बल्कि उस इंजन सीसी सेगमेंट में भी वो बाय फार लीडर है। और टेक्नोलॉजी वाइज वो कुछ भी इनोवेशन नहीं करते, वो पुराना 90s का इंजन, 1950 का इंजन है, कोई भी नया फीचर नहीं आएगा आपको उसमें। आज भी डिजिटल मीटर नहीं दिखेगा उसमें, नेविगेशन नहीं मिलेगा, मोबाइल चार्जिंग सॉकेट नहीं मिलेगा। और इसको ये सोचिए, टीवीएस हो, बजाज हो, हीरो हो, ये लोग बेचारे थक जाते हैं कि हमारी बाइक का 60 kmpl लीटर है, 70 है, डाउन पेमेंट भी कम हो गया, EMI भी कम हो गया, हमसे और गोल्ड कॉइन भी ले लो, चांदी भी ले लो, हाँ हमारे घर आके खाना भी खा लो, लेकिन बाइक नहीं बिक रही। और रॉयल एनफील्ड बात ही नहीं करता कि हमारी बाइक का माइलेज कितना है, हम आपको EMI देंगे क्या, हम आपको डाउन पेमेंट करना है क्या, ये सब बात ही नहीं होती। ये जो ताकत है ना उसके पास, उसके कारण अगर हम पिछले 10 सालों में उस शेयर का रिटर्न देखें तो इन किसी भी कंपनियों से बहुत अच्छा है। एक और ऐसा एग्जांपल हो सकता है पेज इंडस्ट्रीज, जॉकी जो बनाता है, उनकी ना
प्राइसिंग इतनी अच्छी है, अगर मेरे को उनकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी बहुत पसंद है। ये थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये ऑडियंस को पता चले। आई थिंक अगर ऑडियंस के सामने अगर इतनी बढ़िया इन्फॉर्मेशन जा रही है, सो दे आर विलिंग टू गिव टाइम, एंड आई थिंक वो अभी तक बड़े इंटरेस्ट के साथ देख रहे होंगे। अगर मैं बोल दूं कि अभी नहीं, अब अगली वीडियो में, तो वो कमेंट करेंगे नहीं सर इसी वीडियो में कंटिन्यू करो। ठीक है सर। तो जॉकी की प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, और इसको ना इससे पता चलता है कि उनका मैनेजमेंट कितना अच्छा है। जॉकी के लिए एक मिडिल क्लास इंसान थोड़ा स्ट्रेच करके उसको खरीदता है, बजट को थोड़ा सा खींचता है, लेकिन वो इतना प्रीमियम भी नहीं है कि ज्यादातर लोग खरीद ही ना पाए। हर कोई खरीद के प्राउड फील कर रहा है, हर कोई बजट एक्सीड कर रहा है, लेकिन प्राइसिंग जस्ट ऐसी है कि हर कोई खींच के खरीद भी पा रहा है। तो वॉल्यूम भी है खूब, मार्जिन्स भी हैं क्योंकि महंगा बेच रहे हैं। और कई और कंपनियां हैं, वो मैं नाम तो भूल गया, लेकिन वो कंपनियों के इनर गारमेंट्स जॉकी से भी डबल प्राइस के हैं। तो मिडिल क्लास उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। भले ही वो कमा रहे होंगे, लेकिन वॉल्यूम तो चला गया ना। अगर तो आप एप्पल को भी जब देखोगे, जस्ट अबाउट ऐसा बजट होता है कि अगर बाकियों का प्रीमियम फोन 60,000 का आ रहा है तो इनका 80,000 का आ रहा है। तो लोगों को लगता है यार 60,000 तो खर्च कर ही रहा हूं ना, 25% और कर लेता हूं। और लोग बोलते हैं उठना, अरे इतना महंगा फोन लिया, इससे बड़े एप्पल ही ले लेता। तो ऐसा बोलते हैं लोग। ये लैपटॉप्स में भी होता है। हमारे ऑफिस में ना, अगर कोई 50-60 हजार का वो टच वाला विंडोज लैपटॉप ले ले, तो पूरा ऑफिस में उसकी रैगिंग होती है। 70-80 हजार का तो मैकबुक एयर मिल रहा था, वो ले लेता। तो प्रीमियम कंपटीशन अपने आप खत्म हो जाता है, और ये प्राइसिंग जस्ट राइट है। वो 70-80 हजार वाला मैकबुक, और उस प्राइसिंग में जैसे हम पेज इंडस्ट्रीज की जॉकी की बात कर रहे हैं, तो उसने अपने और कंपटीशन को खत्म कर दिया। उस प्राइसिंग पे तो कोई आ ही नहीं। मतलब मैं आज भी याद है जब, मतलब एक बहुत पहले की बात है, मुझे नहीं पता दैट कंपनी इज देयर और नॉट, एक हेन्स नाम का ब्रांड। हाँ, अभी भी है। हाँ। अब वो शायद जॉकी के लेवल के आसपास ही था, बट जॉकी इज फार अहेड नाउ, है ना। और अगर हम बात करें वैन हुसैन, कैल्विन क्लाइन, तो वो थोड़ा लग्जरी सेगमेंट हो जाता है, तो वो इट इज नॉट फॉर एवरीबॉडी। नॉट फॉर एवरीबॉडी, राइट। तो अब मैंने ये 2 एग्जांपल दिए इसलिए कि मेरे को ना आपकी थोड़े ऑडियंस से मेहनत करवानी है। करवा लो। अरे 100% सर, तो मेहनत करा के सीखेंगे वो। तो जैसे मैंने 2 एग्जांपल दिए कि इंडिया में भी ऐसी कंपनीज हैं, आइशर हो या जॉकी हो, पेज इंडस्ट्रीज हो। मुझे आपसे ना 2 और ऐसी कंपनीज चाहिए जिनका आपको लगता है कि मार्जिन भी हाई है, वॉल्यूम भी हाई है, वो दोनों में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा। ये आपको बहुत फायदा पहुंचाएगा अगर आप एक ऐसी कंपनी ढूंढ लेते हो। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो मल्टी बैगर बनेगी, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स दे सकती है। तो ऐसी कंपनियां ना, अगर आप हो सको तो ढूंढिएगा जरूर। अब ढूंढने के बाद कमेंट में लिखिएगा, इससे पता लगेगा भैया कुछ मेहनत कर रहे हो जी। तो कमेंट में नाम लिखिएगा, हम देखेंगे वो कमेंट्स। अब ना जो कुछ अपन ने बोला वो बोलने पे तो ठीक है, लेकिन 17 साल 19 साल इस देश ने CID देखा है, तो तो थोड़ा सबूत तो हम इंडियंस को लगता है। और सोनी दिन भर क्राइम पेट्रोल चला पा रहा है। सच बात है जी। तो चलिए थोड़ा प्रूफ दिखाते हैं दोनों चीजों को लेके कि कैसे मार्जिन जरूरी नहीं है, ROC ज्यादा जरूरी है। राइट सर, प्लीज कंटिन्यू। तो अब जायडस वेलनेस, ये कैडिला ग्रुप की कंपनी है। इनका मैं आपको पहले प्रॉफिट एंड लॉस दिखाता हूं, जिससे आपको अंदाजा होगा कि ये मार्जिन इनका क्या है। तो अब यहां पे हम देखते हैं कि ये रफली 1800 करोड़ की सेल करते हैं और कमाते हैं 118 करोड़ के आसपास। यानी अगर मैं इनके मार्जिन की बात करूं तो 7-8% के आसपास का ये मार्जिन लाके दे पाते हैं। अब हम इनका देखते हैं कि ये 7-8% का इनको मार्जिन लाने के लिए, और अब आप समझोगे जो मैंने बोला था उसकी गहराई, कि ये ना 118 करोड़ कमाने के लिए और 1800 करोड़ की सेल करने के लिए इनको 5,500 करोड़ रुपए काम पे लगाने पड़े, जो इनकी लाइबिलिटीज हैं, यानी रिजर्व्स रखने पड़े, बोरोइंग्स लेनी पड़ी। तो माल बेचने के लिए और प्रॉफिट कमाने के लिए इनको 5,000 करोड़ रुपए काम पे लगाने पड़े, तब जाके माल बिका और प्रॉफिट आया। तो देखने से लगता है 7-8% का मार्जिन है, FMCG में है, लो मार्जिन होता है, ठीक है, कोई बुरा नहीं है, लेकिन इतना पैसा काम पे लगाना पड़ा। वर्सेस अब हम दूसरी कंपनी लेते हैं जो भी इसी सेक्टर में है, इसे तो आप जानते ही हैं। अब अपन इसके P&L की तरफ जाते हैं। तो इस कंपनी को अगर मैं देखूं तो इसकी सेल्स भी 5,000 करोड़ के आसपास है। ये प्रॉफिट ज्यादा कमा रही है, 1,000 करोड़ के आसपास, और ये देख के हमको लगेगा कि ठीक है, ये तो बहुत अच्छी है, 20% के आसपास का मार्जिन है। लेकिन ये जरूरी बात नहीं है। मैं आपको अब जरूरी बात की तरफ लेके जाता हूं। इनका आप टोटल लाइबिलिटीज देखिए, सेम है, 5,500 करोड़ के आसपास, लेकिन तो दोनों ने पैसा काम पे सेम लगाया, लेकिन दोनों के प्रॉफिट में बहुत ज्यादा फर्क आ गया। 5,500 करोड़ दोनों ने लगाए,
दिन की शुरुआत में, जो हमारा पेंसिल वाला एग्जाम्पल था, एक ने कमाए 118 करोड़, 1000 करोड़। तो कितनी का माल बिका उससे क्या लेना देना, कितने पैसे पे कितना प्रॉफिट आया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दोनों ने सेम पैसा लगाया, इसने 5 गुना पैसा बनाया। अब आप बताइए, इन दोनों को अगर आप कंपेयर करते हैं तो आपके हिसाब से कौन सी कंपनी बेटर होगी? सिर्फ इसी चीज को, इसी मैट्रिक, अभी हम वैल्यूएशन की बात ही नहीं कर रहे हैं, कुछ भी बात नहीं कर रहे, हमने सिर्फ एक ही यहाँ पे मैट्रिक देखा। तो आप बताइएगा कमेंट में। सर कंटिन्यू। तो अभी हम सिर्फ क्वालिटी की बात कर रहे हैं, वैल्यूएशन पे नहीं जा रहे हैं, और ये दोनों स्टॉक्स सिर्फ एग्जांपल के लिए हैं। अब हम एक तीसरे एग्जांपल की तरफ जाते हैं, जहां से हम अगले टॉपिक को भी कनेक्ट कर पाएंगे। अब इस कंपनी को देखिए, इसकी सेल जो हमने पिछली 2 कंपनियां देखी उससे आधी है। एंड दैट इज रिलैक्सो फुटवेयर। रिलैक्सो, आप सब इसकी वो नीली और ब्लू बाथरूम स्लीपर पहनते होंगे, मैं तो पहनता हूं। 100 रुपए की आती है, बड़ी लंबी चलती है, पाँव घिस जाता है, चप्पल नहीं घिसती। बट इनकी हम सेल देखें अगर जाइडस के मुकाबले, तो जाइडस की सेल 1800 करोड़ के आसपास थी, इनकी सेल उनसे थोड़ी सी ज्यादा है, 2300 करोड़ के आसपास है, 20% ज्यादा है। लेकिन प्रॉफिट में देखूं तो 2.5 गुना ज्यादा है, 2.5 गुना ज्यादा प्रॉफिट। अब जाइडस से 2.5 गुना ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए क्या रिलैक्सो ने 2.5 गुना पैसा लगाया, ये हम देखते हैं। रिलैक्सो ने जाइडस से आधा पैसा लगाया, आधे से भी कम, सिर्फ 2000 करोड़ रुपए का बैलेंस शीट साइज है, इस पे उन्होंने जाइडस से 2.5 गुना पैसा बना लिया। तो अगर हम देखें तो आप किस बिजनेस का हिस्सेदार बनना चाहोगे जो कम पैसे पे ज्यादा पैसा बनाए? यहां पे ना साइज भी जरूरी नहीं है कि कौन सी कंपनी 1000 करोड़ का प्रॉफिट कमा रही है। कई बार हम इससे भी ललचा जाते हैं कि ये कंपनी कमाती है 200 करोड़ का प्रॉफिट, ये कमाती है 1000 करोड़ का प्रॉफिट, मेरे को 1000 करोड़ वाली ज्यादा पसंद है। कितना लगा के, क्योंकि किसी के भी पास अनलिमिटेड पैसा हो तो वो उससे और पैसा बना सकता है, लेकिन कितने कम चादर में आप कितना ज्यादा रिटर्न ला पा रहे हो वो ज्यादा जरूरी है। तो अब हम इससे एक अगले डिस्कशन पे पहुंचते हैं, वैल्यूएशन पे। क्योंकि अभी जैसा सर ने कहा कि अभी हम क्वालिटी की बात कर रहे थे, अभी हम इस चीज पे आए नहीं थे कि हमको वैल्यूएशन वाइज कौन से शेयर में निवेश करना चाहिए। तो यहां ना सबसे पहले जो लोग रेशोज की बात करते हैं, कई बार मैंने भी, तो सबसे पहला सिंपल रेशो एक आ जाता है पीई रेशो, उसकी बात बहुत की जाती है। तो हमको ना एक चीज समझनी है कि अगर हमको मॉडरेट रिटर्न्स चाहिए, 15% के 20% के रिटर्न्स चाहिए, तो हम ऐसी कंपनी में बेट कर सकते हैं जिसके बारे में हमको पता है कि ये 15-20% से ग्रो करती रहेगी। कोलगेट एक एग्जांपल हो सकता है कि थोड़ा प्रीमियम टूथपेस्ट बिकेंगे, थोड़ी जनसंख्या भारत की हमेशा बढ़ती रहती है, नए दांत आएंगे, दांत भी 2 बार आते हैं, 32 होते हैं, तो बड़ा अच्छा बिजनेस है। तो 15-20% से वो बढ़ता रहेगा। तो उस केस में अगर 15-20% से अर्निंग बढ़ेगी तो 15-20% से आसपास से स्टॉक भी बढ़ेगा, क्योंकि आप बिजनेस में पैसा लगा रहे हो, बिजनेस की ग्रोथ इज इक्वल टू शेयर की ग्रोथ। लेकिन असली मजा कब आता है? असली मजा तब आता है जब किसी कंपनी में ना पी एक्सपांशन हो सके। अब ये मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। अभी हम कोलगेट वाला एग्जांपल लेते हैं कि इन द लॉन्ग रन जिस स्पीड से बिजनेस ग्रो करता है उस स्पीड से शेयर ग्रो करना चाहिए। ये इन द लॉन्ग रन की कहानी है। अब मैं आपको एक रेशोज के जरिए ये दिखाता हूं। तो अब हम इसको अगर देखें तो रिलैक्सो ने अपने प्रॉफिट्स को 5 साल में 20% की आसपास की रफ्तार से बढ़ाया है। 20% के आसपास, यानी 5 साल में ये शेयर को 2 गुना के आसपास हो जाना चाहिए था, 2.5 गुना के आसपास हो जाना चाहिए था, क्योंकि प्रॉफिट इस रफ्तार से बढ़ रहा है। अब हम देखते हैं कि प्रॉफिट्स का क्या हुआ। इसको ना मैं एक बार आपको नंबर्स के जरिए भी बता देता हूं और क्लियर होगा। 5 साल पहले प्रॉफिट था 120 करोड़, अब है 290 करोड़, यानी 2.5 गुना के आसपास ये प्रॉफिट हुआ, 2.5 टाइम्स। तो अगर ये थ्योरी सही है कि जितना बिजनेस ग्रो कर रहा है उतना शेयर ग्रो करना चाहिए, तो 5 साल में रिलैक्सो को 2.5 गुना इसका शेयर प्राइस ग्रो होना चाहिए। चलिए अब हम देखते हैं हुआ क्या चार्ट्स पे जाके। यहां पे अगर मैं बात करूं तो शेयर था 250 के आसपास और यहां पे शेयर था 1400 के आसपास, आज भी ये 1000 के आसपास है। यानी आज का भी मैं अगर प्राइस लूं तो इसकी अर्निंग्स बढ़ी 2.5 गुना, लेकिन ये शेयर बढ़ गया 4 गुना, यानी ये अर्निंग से ज्यादा बढ़ पाया। ये अर्निंग से ज्यादा क्यों बढ़ पाया उसका रिजल्ट आपको यहां दिखेगा। ये शेयर का पीई परमानेंटली बढ़ गया। 5 साल पहले इसका पीई होता था 50 के आसपास का, आज का इसका पीई है 100 के आसपास का। तो यहां दुगना रिटर्न ये पीई के बढ़ने से आ गया।
अर्निंग्स तो मॉडरेट ही थी, 15 से 20% की रिटर्न्स अच्छे हैं लेकिन एक्सेप्शनल नहीं है। रिटर्न्स एक्सेप्शनल है, 5 साल में 4 गुना शेयर बढ़ जाए एक्सेप्शनल है, वो इससे आया। तो हमको ना जब हम शेयर पिक कर रहे हैं तो हमको बाकी सारी चीजों का तो ध्यान रखना ही है कि ग्रोथ है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, बैलेंस शीट अच्छा है, लेकिन एक चीज का और भी ध्यान रखना है, क्या यहां से मार्केट इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली रिवॉर्ड कर सकता है, क्या इस कंपनी में कुछ ऐसा है कि इसका पी एक्सपांशन हो सके। अब एक कोई बिगनर है ना, तो उसके लिए ये सोचना बहुत मुश्किल हो जाता है कि पी एक्सपांशन हो पाएगा कि नहीं, और मेरी कंपनी चलो अच्छा कर रही है, आज तो आपने पीछे देख के बता दिया, हाइंडसाइट में तो सब आसान है, मेरे को इन्वेस्ट फ्यूचर में करना है, मैं फ्यूचर में ऐसी कंपनी कैसे चुनूं जिसका पी एक्सपांशन हो पाएगा। तो इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं पीयर्स वाले सेक्शन से। अब अगर मैं यहां पे हूं और ये इस कंपनी के पीयर्स हैं, तो मुझे ना एक चीज पूछनी है कि चलो ये फुटवेयर बनाती है, इस सेक्टर में बाकी कंपनियों का पीई क्या है, यहां आपको दिख रहा है। अब यहां मुझे दिख रहा है कि रिलैक्सो को ना मार्केट ऑलरेडी बेस्ट मान चुका है, यहां से पीई एक्सपांशन इस इंडस्ट्री पे होना मुश्किल है, ये 500 की पीई पे नहीं होगा। लेकिन अगर मान लो आप कोई और कंपनी को एनालाइज कर रहे हो, मिर्जा को कर रहे हो, लिबर्टी को कर रहे हो, और आपको ये लगता है, मैंने इन कंपनियों को नहीं किया एनालाइज, आपको ये लगता है ना कि ये कंपनी में सब कुछ सही जा रहा है लेकिन मार्केट इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, जिस दिन पहचानेगा तो ये अगली रिलैक्सो हो सकती है। इस समय अगर आप इस कंपनी को पकड़ते हो तो सच में आपको अर्निंग्स ग्रोथ तो मिलेगी क्योंकि आपको लगता है कंपनी अच्छी है, लेकिन यहां से आपको 3 गुना पीई एक्सपांशन भी मिल सकता है क्योंकि इस इंडस्ट्री में मार्केट लीडर को ये पीई मिलता है। तो आप सही अगर होगे तो आपको अर्निंग्स ग्रोथ वाला बेनिफिट तो मिल ही रहा है, पी वाला बेनिफिट भी मिलेगा। यहां आप सही भी हो तो सिर्फ अर्निंग्स, अब आपका रिलैक्सो का प्राइस तभी बढ़ेगा जब कंपनी अर्निंग्स बढ़ाती रहेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि टेस्ला का जो बढ़ा है शेयर प्राइस, वो भी इसीलिए बढ़ा है कि मार्केट ने उसे ज्यादा पी दी है। इनफैक्ट अगर मैं अदानी ग्रुप की बात करूं जो इतनी तेजी से आगे भागा है, तो शायद मार्केट ज्यादा पी उसे ऑफर कर रहा है, इसलिए उसके शेयर्स भाग रहे हैं। ओ बिल्कुल, जब भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स मिल रहे हैं वो इसीलिए मिल रहे हैं कि उस स्टॉक की डिस्कवरेबिलिटी आपके लेने के बाद हुई है, तभी आपको एडिशनल रिटर्न्स मिल रहे हैं, वरना मॉडरेट रिटर्न्स मिलेंगे। एब्सोल्युटली, आगे बढ़ सकते हैं सर। अब ना सर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, जब भी किसी को शेयर चुनना होता है सही, तो एक तो वैल्यूएशन करना ज्यादा आता नहीं, एक तरीका हमने अभी बताया कि सिर्फ मार्जिन पे ध्यान नहीं देना, लेकिन एक सिंपलिस्टिक तरीका हो जिसमें ना अकाउंट्स मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट ना हो और हम कॉन्फिडेंटली सोच सकें कि हम जो खरीद रहे हैं वो सही खरीद रहे हैं, हम ज्यादा भाव नहीं दे रहे। तो ऐसा कोई तरीका कहां से आ सकता है? किसी ऐसी चीज से जो हम डेली लाइफ में रोज अप्लाई करते हैं। जैसे हम रोज सब्जी खरीदते हैं, हम फल खरीदते हैं, हम कभी कपड़े खरीदते हैं, तो हम जिस तरीके से खरीदारी करते हैं, आज ना मैं बताता हूं कि शेयर मार्केट में वैसे कैसे खरीदारी की जाती है। तो इसको मैं कहता हूं शॉपिंग कार्ट, तो इसको मैं कहता हूं कि शॉपिंग कार्ट अप्रोच। अब मैं बताता हूं ये कैसा होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत सिंपल है, और इसके बाद ना आप स्टॉक्स कॉन्फिडेंटली खरीद पाएंगे। अब यहां हम देख रहे हैं कि ये जो मार्केट कैप है ना, ये है 70,000 करोड़ के आसपास। अब इसका मतलब है कि अगर इस कंपनी के आपको सारे के सारे शेयर्स खरीद लेने, आपको इस कंपनी का ओनर बनना है, तो ये कंपनी पूरी आपको 70,000 करोड़ में मिलने वाली है। ये मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए दे रहा हूं। इस केस में कई बार एंटरप्राइज वैल्यू भी लेना होता है, क्योंकि एंटरप्राइज वैल्यू में क्या होता है, अगर कंपनी पे कोई कर्जा है तो वो कर्जा भी ऐड हो जाता है, तो पता चल जाता है रियल वैल्यू कितनी है। जैसे हो सकता है कंपनी के पास 30,000 करोड़ का कर्जा होता, तो 70,000 में तो मुझे शेयर्स मिल रहे हैं, प्लस 30,000 का जो बैंक लोन है वो भी मुझे पटाना है, तो एंटरप्राइज वैल्यू में वो दिखता है। इस केस में दोनों सिमिलर हैं, तो अपन इसी को लेके चलते हैं। और वैसे भी कुछ यहाँ पे लोगों को एक डाउट हो सकता है कि ये थोड़ा कम क्यों है एंटरप्राइज वैल्यू, क्योंकि हो सकता है इसके ऊपर थोड़ा सा कैश इसके पास कैश है, तो अगर कम हो गई एंटरप्राइज, राइट, तो अगर मैं यहां पे ये मान रहा हूं कि अगर मैं इस कंपनी को ले रहा हूं 70,000 करोड़ पे, तो इसके बैंक में 200 करोड़ का कैश है जो भी मुझे मिल जाने वाला है। लेकिन इस केस में क्योंकि सिमिलर है तो हम मार्केट कैप लेंगे, और कई कंपनियों में जैसे बैंक्स वगैरह हैं जहां पे फाइनेंस का काम होता है, वहां एंटरप्राइज वैल्यू को नहीं लिया जाता, क्योंकि उनका तो काम ही कैश लेना और डेट देना है। लेकिन मार्केट कैप हर कंपनी के लिए वैलिड है, इसलिए आज हम समझने के लिए मार्केट कैप लेंगे। जब हम बैंकिंग या फाइनेंस कंपनी को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो हम ये नहीं ले सकते इस कारण से। एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा सर, बट क्योंकि हम आगे निकल जाएंगे, यहाँ पे आप अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखें 682 का है, तो कोई भी आदमी को एकदम से आप बोल दोगे कोई कंपनी का नाम मत बताओ और बोलो 682 का, पागल हो गया है क्या। बट यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, ये कम कैसे होगा? ये कम तब हो सकता है जब कंपनी अपना अर्निंग पर शेयर बढ़ा दे। तो अगर उसकी कल को अर्निंग बढ़ जाती है तो ये कम हो सकता है। और आज मार्केट, स्टॉक मार्केट हमेशा फ्यूचर ड्रिवन होती है, लोगों को लग रहा है फ्यूचर में अर्नाई का बहुत बढ़िया जाएगा, इसीलिए
ये कंपनी अच्छा आपको दिख रहा है कि इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो ज्यादा है। सर ये ना आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला। एक और केस में होता है, हमको ना क्या सिखाया गया है कि हाई पी मतलब मार्केट को ये कंपनी अच्छी लग रही है, जो हमेशा सही नहीं है। क्योंकि क्या होता है, मान लीजिए ये कंपनी लॉस में, ये जीरो कमा रही है, तो ये पी कुछ होगा ही नहीं, ये जीरो हो जाएगा। अब ये कंपनी 5 साल से लॉस में थी और हमको दिख रहा था कि जीरो है पी, तो क्योंकि पी जीरो था तो हम पी से इसको वैल्यू ही नहीं कर रहे थे। हम इसकी रेवेन्यू ग्रोथ देख रहे थे, हम इसके ये देख रहे थे कि पर यूजर ट्रांजैक्शन कितना है, दूसरे मैट्रिक्स देख रहे थे। अब पहला एक साल आया जिसमें लॉस हटा के इसको 1000 करोड़ का लॉस था और अगले साल इसने 10 करोड़ का प्रॉफिट कर लिया। अब ना पी दिखने लग जाएगा क्योंकि अर्निंग हो गई और वो पी खूब हाई दिखेगा, बहुत ज्यादा हाई होगा और हमको लगेगा अरे मार्केट को ये कंपनी बहुत पसंद है, 800 का पी है। वो ऐसा है नहीं, मार्केट इस कंपनी को पी से वैल्यू ही नहीं कर रहा क्योंकि कुछ महीनों पहले तक इसका पी था ही नहीं। राइट। मार्केट इसको किसी और चीज से वैल्यू कर रहा है। तो इस सेगमेंट में बेसिकली कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है ही नहीं, और ये अगर थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा रही है तो उसका पी बहुत ज्यादा दिख रहा है। लेकिन इन कंपनीज को तो पी से वैल्यू किया ही नहीं जाता। कैसे किया जाता है अब अपन उस पर पहुंचते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूं कि इन कंपनियों को कैसे वैल्यू किया जाता है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग और सिंपल है, शॉपिंग कार्ट अप्रोच। ये कंपनी अगर आपको पूरी खरीदनी है तो ये आपको मिल रही है 70,000 करोड़ में। अब हम जमीन कैसे खरीदते हैं, वो जमीन है 50 लाख की, वो है 60 लाख की, उसकी लोकेलिटी अच्छी नहीं है, एक दूसरे से कंपेयर करके हम हर चीज शर्ट कंपैरिजन करके खरीदते हैं। इसकी क्वालिटी तो ये 1000 के लायक है, इसकी क्वालिटी 2000, हम हर चीज को कंपेयर करते हैं क्वालिटी वाइज और फिर दिमाग हमारा भाव अपने आप बता देता है। अब पूरा नायका, आप सबको पता है नायका करता क्या है, आपको मिल रही है 70,000 करोड़ में। चलो आपकी जेब में 70,000 करोड़ रुपए मान लेते हैं, काश हो भी। उस 70,000 करोड़ से आप इस बाजार में, अब शेयर बाजार एक बाजार है, 5,000 कंपनियां बिकने को रेडी है, सब बिकाऊ है, आप क्या खरीदोगे? तो चलो 70,000 करोड़ में मैं आपको बताता हूं आप क्या खरीद सकते हो। या तो आप नायका खरीदोगे या आप 70,000 करोड़ में से 10,000 करोड़ दे दो और पूरा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आपका हुआ। अभी भी 60,000 करोड़ रुपए बचे हैं। अब आप जाओ और CDSL भी खरीद लो, ये 13,000 करोड़ रुपए, तो अभी भी आपके पास 47-48,000 करोड़ रुपए बचे हैं। ये तो बढ़िया शॉपिंग चल रही है। ये बैंक को ले लो, ये तो 2,000 करोड़ का है, अभी भी 45,000 करोड़ रुपए बचे हैं। अरे पैसे खत्म ही नहीं हो रहे। ये 11,000 करोड़ में आप कैम्स भी ले लो, अभी भी 34,000 करोड़ रुपीस बचे हैं। अब क्या खरीदूं, मेरे पास तो कंपनियां खत्म हो गई। तो सोचो, अभी मैं सिर्फ इतनी बात कर लूं कि या तो आप नायका ले लो या पूरा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज प्लस DCB प्लस कैम्स प्लस CDSL और आधे पैसे घर भी ले जाओ। तो उस 34,000 करोड़ में अभी सिर्फ मैं अंदाजे के लिए आपको बता दूं, पूरा वंडरला आ जाएगा, पूरा महिंद्रा हॉलीडेज आ जाएगा, कितनी सारी FMCG कंपनियां आ जाएंगी, पता नहीं आप क्या क्या खरीद पाओगे। और अब कोई एक्सेल शीट की जरूरत नहीं है, कोई वैल्यूएशन करने की जरूरत नहीं है, आपके दिमाग ने आपको आंसर दे दिया है कि सही डिसीजन क्या है। बता देना जी कमेंट्स में क्या सही डिसीजन है आपके हिसाब से। तो ये इतना सिंपल हो सकता है। इसलिए ये मतलब जब भी ना कोई फाइनेंस पे वीडियोस बनाता है या फाइनेंस पे कोर्स के, तो उससे एक्सपेक्टेशन होती है कि ये कॉम्प्लेक्स एक्सेल कैलकुलेशन करता होगा। अगर एक्सेल की जरूरत पड़ रही है मतलब वो बार्गेन है ही नहीं। अगर iPhone 13 मुझे 20,000 में मिले तो मैं एक्सेल में वेरीफाई नहीं करूंगा कि सस्ता है। तो मार्केट में तो मुझे हाई बार्गेन्स चाहिए और वो इस शॉपिंग कार्ट अप्रोच से आपको मिल पाती हैं। तो अभी तक ना हमने जाना कि स्टॉक्स पिक कैसे करना है, कैसे सही स्टॉक्स ढूंढना है। अब ना इसके आगे एक प्रॉब्लम और आती है। हमें लगता है कि हमने 10 अच्छे स्टॉक्स ले लिए तो हमारा एक अच्छा पोर्टफोलियो बन गया, और ये ना बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। अब जैसे क्रिकेट टीम में 11 अच्छे फास्ट बॉलर आ जाएं तो क्रिकेट टीम का क्या होना है? 11 रन कौन बनाएगा? 11 बैट्समैन आ गए तो विकेट कौन लेगा? वो 11 के 11 इंडिविजुअली बहुत अच्छे खिलाड़ी हो सकते हैं, लेकिन वो टीम का हिस्सा बनने के लायक नहीं है, वो टीम के लिए सही नहीं है। टीम तो हारेगी 11 बेस्ट लोग होने के बावजूद। इसी तरह कई बार ना अगर आपने 10 सबसे अच्छे स्टॉक ढूंढ ढूंढ के खरीद लिए तो हो सकता है आपका पोर्टफोलियो हार जाए। अब ये ना कई बार हमें बड़ा शॉकिंग लग सकता है। इसको भी अब हम अगली स्लाइड से समझते हैं। तो अब हम जानते हैं कि हाउ गुड स्टॉक्स एक्चुअली मेक्स अ बैड पोर्टफोलियो। इसको ना हम बैंक्स के एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपको बैंकिंग स्टॉक्स पसंद है और आपने अपनी पोर्टफोलियो में ले लिया HDFC बैंक भी और कोटक महिंद्रा बैंक भी। अब दोनों बैंक्स किस चीज के लिए जाने जाते हैं? कंजर्वेटिव अप्रोच के लिए जाने जाते हैं, अपने NPA को कम रखने के लिए जाने जाते हैं। तो
इंडस्ट्री में जो साइकिल आएगा ना, बैंकिंग साइकिल, अभी डिफॉल्ट्स हो रहे हैं तो ये दोनों बैंक बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन जब लेंडिंग साइकिल आएगा कि दूसरे बैंक्स एग्रेसिवली लेंड कर रहे हैं, सारे बैंक्स के पास खूब सारा पैसा है लेंड करने को, जैसे जो डीमोनेटाइजेशन के बाद हुआ, उसमें हो सकता है ये बैंक अंडर परफॉर्म करें क्योंकि इनको सेफ्टी पहले देखना है और दूसरे बैंक लोन बांट बांट के कमाए जा रहे हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि दोनों में से अप्रोच कौन सा सही कौन सा गलत है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं ये दोनों रखने की जरूरत क्या है। जब दोनों एक दूसरे के तरीके से ही काम करते हैं तो कोई एक रख लीजिए, ये दोनों साथ में अच्छा करेंगे साथ में बुरा करेंगे। इसका हम फ्लिप साइड ले लें कि आपको चाहिए नहीं यार मैं थोड़ा रिस्क ले सकता हूं, मेरी रिस्क एपेटाइट ज्यादा है, इसमें कुछ गलत नहीं है, तो मैं अपनी पोर्टफोलियो में थोड़े रिस्की बैंक रखना चाहता हूं कि अगर बढ़े ना तो 10 गुना बढ़ जाए। तो मैंने अपने पोर्टफोलियो में आरबीएल भी रख लिया, आईडीएफसी भी रख लिया, दोनों थोड़ा एग्रेसिव काम करते हैं, कासा ग्रोथ के लिए जाते हैं, लेंडिंग के लिए जाते हैं, लेकिन खराब समय में दोनों बैंक्स के एनपीए तेजी से बढ़ सकते हैं क्योंकि उनका अप्रोच वो है। तो इन दो में से आप किसी एक को रख लीजिए और पोर्टफोलियो को बैलेंस कर लीजिए कि एचडीएफसी हो गया और एक आईडीएफसी हो गया, तो एक रिस्की बैंक एक सेफ बैंक, कैसा भी समय हो दो में से एक स्टॉक आपके लिए अच्छा करता रहेगा और आपका पोर्टफोलियो डिसेंट रिटर्न लाता रहेगा। तो दो, अगर मैं कहूं कि बेटर बैंकिंग स्टॉक क्वालिटी वाइज क्या है तो वो कोटक और एचडीएफसी है, वो लेकिन राइट, लेकिन पोर्टफोलियो में ये जरूरी नहीं है कि ऐसा हो पाए। तो अगेन ये सब एग्जांपल के लिए था, लेकिन अपनी पोर्टफोलियो में ये बैलेंस लाना बहुत जरूरी है, वरना कई बार ये होता है कि मैंने 10 अच्छे स्टॉक्स ढूंढ लिए लेकिन वो साथ में बढ़ते हैं और साथ में गिरते हैं, तो 3 साल मेरे पोर्टफोलियो में रिटर्न ही नहीं आया, आपको जरूरत भी थी तो आप पैसा निकाल नहीं पाए। तो पोर्टफोलियो में ये बैलेंस लाने के लिए जरूरी है कि हम अलग अलग तरीके के स्टॉक्स पिक करें। वो कैसे करेंगे, अब हम उस पे आते हैं कि एक चीज तो क्लियर है कि हमको ना स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि हम हर तरह की चीज करना चाहते हैं, तो हम ना जैक ऑफ ऑल बन जाते हैं और मास्टर ऑफ नन। स्टॉक मार्केट में आपका रिटर्न एक चीज से आता है सर, इंफॉर्मेशन आर्बिट्राज। पब्लिक डोमेन में तो सब नॉलेज है, आप कोई इनसाइडर इंफॉर्मेशन पे एक्ट करेंगे तो जेल जाएंगे, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन पब्लिक में कोई इंफॉर्मेशन है उसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट को ऑन एन एवरेज वो इंफॉर्मेशन पता है। किसी ने डिस्क्लोजर निकाल दिया, 5000 कंपनियां, कितने अपडेट आते हैं, लोगों को पता नहीं है। आपको उस सेक्टर या उस कंपनी की तरफ टिके रहना है जिसके बारे में आप जानते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे अभी मैं होटल इंडस्ट्रीज पढ़ रहा हूं, टोटल लिस्टेड कंपनियां ही 8 हैं, 7-8 कंपनियां हैं। अब अगर उन 7-8 कंपनियों के बारे में मैं उन पे बुक्स पढ़ लूं, आर्टिकल्स पढ़ लूं, इंटरव्यू देख लूं, उनके डिस्क्लोजर्स देख लूं, तो एक साल में, ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, एक साल में अगर उन 8 कंपनियों को पढ़ूंगा तो उस इंडस्ट्री को मैं सीख जाऊंगा क्या होता है, और उस इंडस्ट्री को मैं प्ले करने की हालत में रहूंगा कि इसमें कौन सी कंपनियां कब अच्छा करने वाली है। साइकिल्स पता लग जाएंगे क्योंकि मेरा फोकस बहुत नैरो है, मैं भटक नहीं रहा हूं। तो एक साल में मैंने एक इंडस्ट्री कवर की, 3 साल में अगर मैं ऐसे 3-4 इंडस्ट्रीज को कवर कर लेता हूं तो मेरे पास एक 50 से 100 कंपनियों का बास्केट हो जाएगा, डिपेंडिंग कि आपने कौन सी इंडस्ट्री पिक की। अगर 50-100 कंपनियों का बास्केट है आपके पास, जिन इंडस्ट्रीज के बारे में आप हमेशा मार्केट से ऑन एन एवरेज ज्यादा जानते हैं, तो उसमें आपको 10-15 कंपनियां अपने आप राइट टाइम पे मिलती रहेंगी, आपका दिमाग अपने आप बताता रहेगा अभी इसमें लगा, और मार्केट की 4900 कंपनियों में क्या हो रहा है आपको चिंता ही नहीं करना, टाइम ही नहीं देना। आप तो अपने 100 कंपनी से अपना 20-25% का रिटर्न भी ला सकते हो, लाते रह रहे हो, और आपको दुनियादारी की चिंता ही नहीं। वरना क्या होता है, अगर हमारा पांव हर जगह है ना, कहीं भी कोई बैड न्यूज आए तो सबसे पहले हम अफेक्ट होते हैं। मेरे पास बैंक है, उसमें ये प्रॉब्लम आ गया, मेरे पास इरिगेशन कंपनी है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया, मैं दुनिया भर की प्रॉब्लम अपने सर पे क्यों लूं? मेरे को मेरे 4 सेक्टर से मतलब है, दुनिया से मतलब ही नहीं है। तो इट मेक्स इन्वेस्टिंग सिंपल और आपका पोर्टफोलियो अच्छा बन जाएगा। पीस ऑफ माइंड भी मिलता है इससे, बहुत पीस ऑफ माइंड। मतलब एक वो होता है ना रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड, इसको आप मैक्सिमाइज कर लोगे क्योंकि आप अपना टाइम बाकी चिंता करके वेस्ट नहीं कर रहे हो। आपको चिंता 4 ही इंडस्ट्री की है, 50 ही कंपनी की है, इधर उधर से मतलब ही नहीं, तो स्ट्रेस फ्री रहेंगे और रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड मैक्सिमम। कमाल सर। अब सर ये भी हो गया कि हमने पोर्टफोलियो भी बना दिया। अब एक लास्ट फैक्टर आता है, कुछ ना 2-3 मैं माइंडसेट के पॉइंट्स डिस्कस करना चाहूंगा अगर आप इजाजत दें तो। और मतलब अभी तक मुझे लगता है कि लोग यही बोल रहे होंगे कि सिखाते जाओ, क्योंकि वैल्यू इतना मिल रहा है ना, मतलब एक ही वीडियो से उन्हें 100 वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब। जी सर, एक वीडियो में मतलब मुझे लग रहा है कि अगर आप लोगों को कुछ नहीं भी समझ आया, आप इसी वीडियो को बार बार देखिएगा। लेकिन अगर सर आप ऐसा कर लोगे तो मेरा वीडियो क्यों देखेंगे लोग? आप ही का तो देख रहे हैं।
जी सर। तो आपके सामने मैं हमेशा ही, मेरे पास कोई जवाब बचता नहीं है सर। नहीं, सच्चाई है, सच्चाई है सर। सो अब हम माइंडसेट की तरफ आते हैं। जब ये सब हो जाता है ना सर, क्योंकि अभी तक जो मैंने बताया ना वो समय की बात है। जब कोई आता है मार्केट में तो उसको कुछ नहीं आता है, वो 1 साल 2 साल लगाए तो अभी तक जो मैंने बताया वो सीख जाता है। Right. वो हर कोई सीख जाता है। लेकिन जैसे हम क्रिकेट में बात करते हैं सर, कि अगर कोई रणजी भी खेल गया ना तो उसमें कोई बहुत बड़ा टेक्निकल फ्लॉ नहीं हो सकता। वो रणजी पहुंच गया मतलब उसको क्रिकेट के बेसिक्स तो आते हैं, बल्ले से बॉल मारना उसको आता है और उसकी टेक्निक सॉर्टेड है। वहां से कौन महान क्रिकेटर बनेगा, कौन कोहली धोनी बनेगा, वो माइंडसेट की बात आती है, अप्रोच की बात आती है। वो स्किल की बात है ही नहीं, स्किल तो सब में है, और जो इंडिया खेल गया, आईपीएल खेल गया, सब में स्किल है। तो अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपको एक एवरेज इन्वेस्टर से एक अच्छा इन्वेस्टर बनाने की ओर लेके जाएगा कि आपके रिटर्न्स बहुत बढ़ सकें। तो ये पूरे अगले 2-3 पॉइंट मेंटल पॉइंट है। जिंदगी में जब हम कुछ भी करते हैं रियल लाइफ में, तो ना अगर मेरे को फुटबॉल में इंटरेस्ट है तो क्रिकेटर मैं बनना नहीं चाहूंगा, मैं डांसर बनना नहीं चाहूंगा, मैं सिंगर बनना नहीं चाहूंगा, मुझे फुटबॉल में इंटरेस्ट है। जिसको क्रिकेट में इंटरेस्ट है वो स्विमिंग सीखना, मैं स्विमर बनना नहीं चाहेगा, वो बैडमिंटन में साइना नेहवाल को हराना नहीं चाहेगा, उसको इंटरेस्ट ही नहीं है। और हम खुश रहते हैं, कोई अच्छा कर रहा है, ओलंपिक में लोग मेडल जीत रहे हैं, हम जेन्युइनली खुश, बल्कि भारतीय लोग हम हर किसी की खुशी में खुश होते हैं। 100%। सिर्फ स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं होता है। उसने ऐसा पैसा कमा लिया, यार मेरे को नहीं बताई उसने ये कंपनी, मेरे को भी बता देता, मैं भी अब मैं भी लगाऊंगा इसमें पैसा। उसने पेनी स्टॉक से कमा लिया, मुझे बता देता, मुझे अगली बता बार भाई देता। मुझे बता दिया तूने किस में लगाना है। हाँ, स्टॉक मार्केट में हम बहुत जलन हो जाती है हमको, हम सबसे या तो जलन हो जाती है या हर किसी से इंस्पायर हो जाते हैं। Right. तो ज्यादा हर किसी से भी आप रोज इंस्पायर नहीं हो सकते, अलग अलग फील्ड में। राइट। अपनी फील्ड में एक से इंस्पायर हो तो वो अलग बात है। तो स्टॉक मार्केट में ना हम हर जगह हाथ पैर मारना चाहते हैं, और वहां उस चक्कर में ये होता है कि हमारी एक्सपर्टीज नहीं बन पाती। हमने आज ट्रेडिंग कर ली, अब ट्रेडिंग भी गलत नहीं है, इन्वेस्टिंग भी गलत नहीं है, करेंसी भी गलत नहीं है, कमोडिटी भी गलत नहीं है, सब कुछ में घूमते रहना और किसी में भी नेक्स्ट लेवल ना जाना, ये गलत है। कि आपको थोड़ा थोड़ा सब कुछ आता है, जिस फील्ड में जाओ उसमें एक्सपर्टाइज लाओ। राइट। एक चीज में आप मार्केट से ऊपर पहुंचो तो आपको मार्केट से ऊपर का रिटर्न मिलेगा। रिटर्न तो हर लोग हर तरीके से कमा रहे हैं, आपका तरीका क्या है वो पहचानना जरूरी है, और उसमें एवरेज से बेटर होना जरूरी है। तो मैं बहुत सारे इन्वेस्टर्स को ये देखता हूं सर कि मैंने आज कहा तो इन्वेस्टिंग कर दी, ट्रेडर ने कहा तो ट्रेडिंग कर ली, क्रिप्टो वाले ने बोला तो वहां भी पैसा डाल दिया। अब मेरे टिप्स आ गई फोन पे तो उस पे भी वो भी कर दिया। और मैं कहता हूं हम सब सही है, मैं भी सही, आप भी सही, कोई और भी सही, लेकिन डालते समय सही है ना। निकालते समय आपको ध्यान ही नहीं रहा कि मेरे से पूछना है, और मेरे को ध्यान नहीं रहा कि मैंने आपको बताया है, तो मैं तो निकल गया, आप फंसे रह गए। तो ये बहुत प्रॉब्लम हो जाता है अगर हम दुनिया भर की चीजें करें। तो पहला तो एकदम सिंपल माइंडसेट यही है सर कि आप कुछ भी करें, कई तरह के तरीके हैं स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के, अपना तरीका आइडेंटिफाई करें और उसमें बेस्ट बने, इधर उधर हाथ पैर ना मारें। तो एक ये बहुत जरूरी चीज है सर। और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि कभी भी कुछ भी हो जाए, बहुत टेम्पटिंग हो सकता है, लेकिन अगर आपने कोई ऐसी कंपनी उठा ली जो आपके सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस से बाहर है, जिस कंपनी को आप इनसाइड आउट नहीं जानते, वो कंपनी पे आप हो सकता है 2 बार पैसा कमाएं, लेकिन वो कसीनो में जो होता है ना सर, 100 का 200 हो गया, 200 का 400 हो गया, लेकिन अगली बेट में आप सब कुछ हार जाते हो, क्योंकि अगली बेट हमेशा बिगर होती है, अगली बेट कोई छोटी नहीं लगाता। तो शेयर मार्केट में भी ये होता है सर, मैं 100 का 200 कर लिया ना, अब मैं 100 नहीं लगाऊंगा, अब मैं वो 200 लगाऊंगा, 200 का 400 हो गया, अब मैं 400 लगाऊंगा, और कभी ना कभी तो डूबना ही है, तो डूबूंगा तो पूरा डूबूंगा। तो अगर आप अपने सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस से बाहर जा रहे हो तो आप कितनी भी बार पैसा डबल कर लो, उसका अंत है कि आपका पैसा 0 हो जाना है। तो शॉर्ट टर्म सक्सेस से खुश नहीं होना है, अपने सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस से अगर आप बाहर गए, वो शेयर अगर 100 का 400 हुआ और 400 से वापस 200 आया तो आप उसको निकल जाओगे उसमें से। अब प्रॉब्लम क्या होता है, दूसरों की टिप्स से भी, सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस से बाहर निकलने से भी पैसा बनता है, लेकिन स्टॉक मार्केट में ना अगर आपको अपनी डेस्टिनी बदलनी है, वरना पैसा तो म्यूचुअल फंड में भी बनता है, गोल्ड में भी बनता है, आप स्टॉक मार्केट में आए हो उससे ज्यादा रिटर्न कमाने के लिए। वो कब होगा, जब आप किसी शेयर में रुक पाओगे जब तक वो 10 गुना हो, और कोई भी शेयर 10 गुना होने के लिए पहले 2 गुना होता है, फिर 4 होता है, डायरेक्टली 10 गुना नहीं होता। और 10 गुना होने की जर्नी में क्या होता है, वो 4 गुना होता है, फिर गिर के वापस 2 गुना हो जाता है। वहां उसमें से निकलना ना हमको अर्ज होती है,
यार 4 गुना था, ऑलरेडी आधा हो गया, और आधा हो गया तो मेरा कैपिटल पे पहुंच जाएगा, इससे अच्छा बेच के निकल जाओ, लालची नहीं होता, अभी भी दुगना तो हुआ हुआ है। वो क्यों? क्योंकि उस कंपनी में हो क्या रहा है आपको पता नहीं है, क्योंकि आप सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस के बाहर और कई लोग कहते हैं बेचा जैसे ही मैंने वहीं से बढ़ गया, वहीं से बढ़ गया, ये भी बहुत होता है। तो वो बेचा भी इसलिए कि आप सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस के बाहर हो। अगर आपको उस कंपनी के बारे में सब कुछ पता है तो आप प्राइस फ्लक्चुएशन से डरोगे नहीं और आप बैठे रहोगे, और बैठे रहने से ही 10 गुना होगा। हमको चाहिए 10 गुना, तो बैठे रहना है तो सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में रहना है। क्या बात है सर, कमाल। सो आपने एक राइट माइंडसेट भी दिया लोगों को कि अपने सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस के अंदर ही आप इन्वेस्ट कीजिए, एंड आप पहले अपने आप को पहचानिए कि आपकी पर्सनालिटी क्या कहती है, आप कितना रिस्क ले सकते हैं। क्योंकि अगर आपकी कैपिटल गई ना, मैं सच बता रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्ट्रेस इतना ले लेते हैं कि वो फिर कहते हैं मार्केट ही बेकार। बिल्कुल बिल्कुल। आज आप प्रांजल जी का, सर ने इतना टाइम दिया, उस आपने टाइम को यूटिलाइज भी सही जगह किया, उसके बावजूद भी अगर आप गलती करोगे ना तो फिर हमारा यहाँ पे खड़े होके ट्रेनिंग देना बेकार हो गया। और अल्टीमेटली इस मास्टर क्लास का पर्पस क्या है? प्रांजल जी ने एक ही बात बोली मुझे जब हमने शुरू कर रहे थे कि बहुत सारे लोग हैं जो स्टॉक मार्केट को समझ नहीं पाते। हमारा इस मास्टर क्लास से प्रयास है वो समझ पाए, राइट डिसीजंस ले पाए। सो आपको ये मास्टर क्लास कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फाइनली मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, प्रांजल जी वैसे ही एक सेलिब्रिटी है फाइनेंस के अंदर, तो ही इज द टॉप क्रिएटर। सो सर के चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में डालूंगा, सो दैट यू कैन लर्न मोर अबाउट हिम एंड मोर फ्रॉम हिम। वैसे आप क्या ही आओगे, सब कुछ तो मैंने बता दिया है। नहीं, आपको ऐसा लग रहा है सर? जी। आपने अभी हम ऊपर डिस्कस कर रहे थे, वो बहुत सारे पॉइंट्स हाँ जी यहाँ पे डिस्कस नहीं हुए। बिल्कुल। सो ऐसी चीज है कि ही हैज अ लॉट ऑफ नॉलेज एंड ट्राई, मैं पूरा करूंगा कि इन्हें बार बार बुलाता रहूं, मैं आता रहूंगा सर। ठीक है, इनसे बार बार टाइम लेते रहे, सो दैट, क्योंकि आप लोगों को ना लगातार सीखना भी जरूरी है जी। ऐसा नहीं हो सकता एक ही दिन में कोई वॉरेन बफे बन जाए जी। वी हैव टू लर्न एवरी डे। स्टॉक मार्केट रोज सिखाती है, हर रोज कुछ ना कुछ नया हो रहा है। और सच में मुझे भी सर आज इस मास्टर क्लास से बहुत मजा आया, बहुत वैल्यू मिला। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग। एंड अगर आप लोगों को वैल्यू मिला, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। एंड देखिए, इतनी प्यारी इंफॉर्मेशन को सिर्फ अपने तक रखना, ये देखो ये सेल्फिशनेस हो जाएगा। इसे शेयर करो हर उस जगह पर जहां पर आप मौजूद हैं सोशल मीडिया पे, चाहे वो व्हाट्सएप हो, व्हाट्सएप ग्रुप्स हो, आप फेसबुक की बात करें, इंस्टाग्राम स्टोरीज की बात करें, wherever you are, just share this video so that this information reach maximum people. लोग स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं, and he is one of the finest trainers in the field of finance and stock market. So I hope you have learned a lot from Mr. Pranjal Kamra. And sir, thank you so much again. Pleasure sir, pleasure. And मैं आपका टाइम लेता रहूंगा। हाँ जी सर, मैं खुशी मेरी ऑडियंस कितनी खुश है और उनके कितने सवाल आएंगे अभी, वो कमेंट्स से जो आएंगे वो मैं लिख लूंगा, so that I can ask you next time. हाँ जी सर। So thank you so very much everybody. We'll see you in the next video. Till that time, you go self-made.